हेयर फॉल होता क्यों है? मेल पैटर्न बार्डनेस कहते हैं उसको। ये आपकी प्यूबर्टी के बाद ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अभी क्या है, मेरी क्लिनिक पे 24 साल का लड़का भी आ रहा है, 25 और 28 साल के लड़के भी आ रहे हैं जिनको इस तरीके की मेल पैटर्न बार्डनेस की सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। मेरे मेरे में कुछ ऐसा दिख रहा है नहीं आपको? नहीं, तुम्हारे बाल तो हेल्दी? बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में हेयर लाइन शिफ्ट नहीं होती है। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि मेल में जो होता है हेयर लाइन पीछे को जाने लगती है, लेकिन फीमेल्स की जो हेयर लाइन होती है वो इंटैक्ट रहती है और हेयर लाइंस के 1 to 3 सेंटीमीटर पीछे से जो है हेयर फॉल स्टार्ट होता है। जैसे पीसीओडी है तो उसके साथ हेयर फॉल होगा, फेशियल हेयर ग्रोथ होगी, आपका वेट गेन हो जाएगा। हमारे नॉर्मली घरों में जो सरसों का तेल बहुत लोग यूज़ करते हैं, सेफ है? अगर हमें हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हमें किसके पास जाना चाहिए? आपको डॉक्टर्स में भी किसके पास जाना चाहिए? बिल्कुल, आजकल हेयर कलर तो बहुत ही कॉमन है। इट हेयर इज कलर सेफ? नहीं, हेयर कलर सेफ नहीं है। इंडिया में सबको गोरा होने से बहुत ऑब्सेशन है। गोरा कैसे हूँ? गोरी कैसे हो? फेयर स्किन कैसे अच्छा पाएँ? मैम, मैं गोरी होना चाहती हूँ, हम्म। मेरी शादी होने वाली है, मुझे कोई ऐसी क्रीम बताएं जिससे मैं गोरी हो जाऊँ, या मैं बचपन में बहुत गोरी थी, अभी मेरा रंग बहुत काला हो गया है, मैं कैसे गोरा हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे सामने आते आते हैं, रहते हैं। बहुत आते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा फेस वॉश मिल जाए, कोई ऐसी क्रीम मिल जाए जो मुझे बिल्कुल मतलब एकदम हीरो जादू बना की दे, तरीके से एक्टर एक्ट्रेस बना दे। जादू की तरीके से गोरा कर दे, बट ऐसा नहीं होता। और मैं सबको आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ये कहता है कि ये क्रीम लगा लो, आप 2-4 दिन के अंदर गोरे हो जाओगे, तो मैं दैट्स अ सबसे स्कैम। बिल्कुल, तो वो समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा फेयर है। एंड लवली ऐसा तो आज तक नहीं कर पाई ना। जो एक्ने होते हैं ना, इसके कंसीक्वेंसेस नहीं अच्छे होते हैं, स्कार्स? जो एक्ने स्कार बन जाते ओके, हैं। ठीक क्या है, क्या कर सकता है ये डर्टी डर्टी बेडशीट, डर्टी पिलोज, क्या क्या कर सकते हैं हमारे स्किन को, फेस में, क्योंकि यहीं रहता है ना पूरा हाँ पिलो। हाँ, तो वो पिंपल्स काफ़ी बड़ा कारण होता है पिंपल्स निकलने का। ओके। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, बालों में भी ऑयल ऑयल लगा रहता है, लिया, हाँ हाँ। उसको भी वही सर पे, फेस में भी हाँ लग रहा वही है। फेस पर भी लग रहा है। सबसे ज़्यादा तो काजोल नाम मैम, काजोल का काजोल चलता है, मैम, रानी नाम मैम। की वो बहुत डार्क थी, डार्क शेड से लाइट शेड हो गई। हमारी एड़ियाँ क्यों फट जाती हैं? कुछ लोगों का करेंगी प्लस एक्सट्रीमली फिर डार्क आप सर्कल होता है, उनके लिए एक्सट्रीमली डार्क सर्कल मैंने बताया ना कि रीज़न अगर बहुत एक्सट्रीमली डॉक्टर को कोई दिखाना चीज़ चाहिए। हो रही है हाँ, आपको, डॉक्टर को। बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से हो गई तो कुछ आपको कोई अंदर चीज़, तो दिक्कत है। कुछ अंदर आपको प्रॉब्लम है, आपको एक्सटर्नल प्रॉब्लम डॉक्टर, से हाँ। ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है, तो आप फिर वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करो। के लिए आप बॉडी ब्लड सिग्नल दे टेस्ट, रही है कुछ खराब हाँ है अंदर। कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। पीके फिल्म आई थी तो हाँ, अनुष्का ने अलग अपने ही लग रहा था पूरा, लिप्स हाँ। चेंज करे थे, तो वो फिलर्स का ही कमाल था कि सुष्मिता सेन का चेहरा खराब हो गया हाँ फिलर्स हाँ कराने से, हाँ हाँ है ना। हाँ। तो उसको लेकर के बहुत आता कंट्रोवर्सी है, हुई थी। बहुत कंट्रोवर्सी आती है कि फिलर्स कराने से सुष्मिता सेन का चेहरा खराब हो गया। तो इसका बहुत आता है रणवीर कपूर का। हाँ। रणवीर कपूर इज बार्ड, रणवीर ओके। कपूर को है प्रॉब्लम। उनको देख के तो लगता नहीं है, लगता नहीं है ना, नेचुरल लगते हैं नहीं, कितना। हाँ हाँ। बिल्कुल, उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। कि सबसे ज़्यादा तो बियर्ड्स में हेयर, गर्ल्स में। मुस्टैचेस गर्ल्स में, हम्म। ठीक है, या इस एरिया में हेयर्स का आ जाना, ये सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए एम्बैरेसिंग है। हेलो मैम, हाउ आर हेलो, यू? आई एम फाइन। वेलकम टू बीबीए पॉडकास्ट, बिजनेस बातचीत विद अनूप। थैंक कैसे यू, हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। अपने बारे में कुछ बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम डॉक्टर हरितिमा गुप्ता है। मैं पिछले 15 सालों से साईं डेंटल हॉस्पिटल में एज ए डेंटिस्ट वर्क कर रही हूँ, और पिछले 4 साल से मैंने साईं स्किन एस्थेटिक्स के नाम से अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है, जो कि एक लेजर हेयर और स्किन ट्रीटमेंट का क्लिनिक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं। आपकी स्किन और हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैम, एक हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि एक नॉर्मल ऑडियंस जो एक अच्छा दिखना चाहता है, उसे क्यों कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो उनके लुक्स को इन्हांस करने के लिए? वैसे तो कॉस्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का नाम आते ही लोगों के दिमाग में हीरो हीरोइंस के अलावा और कोई भी नहीं घूमता। उनको लगता है कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट सिर्फ सुंदर लोगों की सुंदरता को इन्हांस करने के लिए, उनकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सच में इन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो रियली अपने लुक्स को ले करके या अपनी स्किन की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स को लेकर के इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो जाता है, इवन वो खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। जैसे आपको मेलाज़्मा का ट्रीटमेंट है, पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है, एक्ने के स्कार्स हैं, उसका ट्रीटमेंट है। बहुत से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि दिल्ली, बॉम्बे में भी अपना पीआरपी ट्रीटमेंट कराने जाने के लिए रेडी थे। अब जो है वो जान करके खुश हो जाते हैं कि चलो ट्रीटमेंट मुझे यहाँ फ़तेहपुर में भी अवेलेबल हो सकता है। तो आप ये हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जा सकते हैं। प्लस एजिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए जैसे फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। हेयर फॉल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेयर फॉल होता क्यों है? हेयर फॉल मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलते हैं। तो मैं पहले मेल और फीमेल में कॉमन कॉजेज़ की बात कर लेती हूँ कि कॉमनली ये मेल और फीमेल में आजकल दोनों में ही क्यों देखने को मिल रहा है। तो ऐसा होता है कि आजकल का जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो इमोशनल और जो स्ट्रेस है लोगों पर, फिज़िकल स्ट्रेस है, प्लस जो उनकी डाइटरी हैबिट्स है, डिफ़िशियंसीज़ हैं, प्लस आजकल जो फ़ैशन में हम लोग केमिकल और हीट ट्रीटमेंट्स कराते हैं, उससे जो है मेल और फीमेल दोनों बहुत में ज़्यादा ही हेयर फॉल। एक्सपोज है। हम लोग खाना खा रहे हैं तो भी केमिकल से एक्सपोज हैं, बिल्कुल। एयर में भी केमिकल है, हर एक चीज़ से केमिकल्स हम लोग एक्सपोज हैं, तो उसकी वजह से भी कॉज होता हाँ, है। हाँ, ये सब तो है ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें पूरी शुद्ध नहीं मिल रही है। जो भी चीज़ें खा रहे हैं हम लोग शुद्ध नहीं और है। उसका इफ़ेक्ट तुरंत तो होता नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में आपको लॉन्ग देखने टर्म में में पता क्रॉनिकली चलता है। आपको देखने को मिलता है। आज अगर बर्गर खा रहे हैं, आज अगर कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं, तो तुरंत उसका हाँ, तो उसका मतलब आपको हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपको हेल्दी चीज़ें सिर्फ कैलोरी जितने मिल भी, जा रही है हाँ, ना, पेट भर कैलोरी रहा है। मिल जा रही है, आपका हाँ। पेट भर जा रहा है, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन, जो मिलना चाहिए एक्चुअल न्यूट्रिशन, जैसे जो हेयर फॉल को रोकता है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, आपके हेयर को जो बनाते हैं, जो उसका मेन स्ट्रक्चर बनाती है प्रोटीन, वही आपको लैक कर रहा है। तो इस वजह से आपको दोनों में ही, लड़के और लड़कियों दोनों में ही हेयर फॉल देखने तो को मैम मिलता है। क्या हेयर फॉल तो मैंने सुना है कि कुछ बाल से नेचुरली होते ही हैं, रोज़ाना कुछ ना हाँ, कुछ झड़ते ही हैं, हाँ, हाँ, उसमें क्योंकि हेयर ग्रोथ की एक साइकिल होती है, जिसकी वजह से आपको जो है हेयर फॉल एक नेचुरल प्रोसेस है। 60 हेयर फॉल अगर आपके पर डे हो रहे हैं तो ये नेचुरल है, लेकिन फिर भी लोग इसको देख करके घबरा जाते हैं। बट ये हेयर ग्रोथ साइकिल की वजह से होती है। हेयर ग्रोथ पेड़ के साइकिल जो पत्तों के है, जैसे, पेड़ के हाँ, पत्तों के जैसे। हाँ, बिल्कुल। जैसे हर चीज़ का एक समय होता है, कुछ समय वो तक ग्रो करते हैं, उसके बाद स्टे करते हैं और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से बालों की भी हेयर साइकिल होती है। इनको 3 स्टेजेस होती हैं, एनाजन स्टेज, कैटाजन स्टेज एंड टीलोजन स्टेज। तो जो इसकी एनाजन स्टेज होती है, इसमें बालों की ग्रोथ होती है, ये लगभग 2 से 8 साल तक रहती है। हम और कैसे? मतलब इसमें आपके बालों की ग्रोथ होगी, उनकी लेंथ बढ़ेगी, सारा चीज़ें इसी फेज़ में होता है। और उसके बाद जब उसकी कैटाजन स्टेज आती है, तो जो फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है, वो उसको जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो श्रिंक करने लगते हैं। कैसे फिर टेलोजन स्टेज कैसे में वो पता फॉल करें हो कि जाते हैं। ये हमारे बाल नॉर्मली हैं और अब बाल्डनेस चालू हो गई है? मेल में बार्डनेस, कैसे पता करें, फिर फीमेल मेल में आएँगे? में आपको कई स्टेजेस होती हैं एक्चुअली। जो मेल पैटर्न बार्डनेस कहते हैं उसको, ये आपकी प्यूबर्टी के बाद ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम है कि इतने के बाद ही साइंस क्या होते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कहाँ से बाल जाने लगे तो मेल पैटर्न बार्डनेस जो है आपको, ये एक लॉन्ग टर्म होगी, ये हेरिडिटरी और मेल हार्मोन से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, आपकी हेयर लाइन जो है पोस्टीरियरली जाने लगती है, मतलब ये जो आपकी हेयर लाइन है ये बैक होने लगेगी। प्लस आपके जो क्राउन एरिया है, यहाँ पे आपकी हेयर थिनिंग होने मेल लगती में है। सबसे बड़ा हिस्सा मेल है? में ये सबसे बड़ा रीज़न होता है हेयर फॉल का, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता है। बट अभी क्या है, मेरी क्लिनिक पे 24 साल का लड़का भी आ रहा है, 25 और 28 साल के लड़के भी आ रहे हैं, जिनको इस तरीके की मेल पैटर्न बार्डनेस की सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। मेरे मेरे में कुछ ऐसा दिख रहा है नहीं, आपको? नहीं, तुम्हारे बाल तो हेल्दी? बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। कोई किसी हेल्दी तरह है, का कोई बट साइन तुम तो नहीं है? बर्गर पिज़्ज़ा वाले लग रहे हो।
ठीक है, ठीक। तो फीमेल में कैसे देखें? फीमेल में भी इसी तरीके से उनकी भी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, ये जो मेल और फीमेल में जो जेनेटिक हेयर लॉस होता है, हेरिडिटरी वाला, जो कि जीन के एक्सप्रेशन से होता है, ये जो है इसको मेल पैटर्न बार्डनेस या फीमेल पैटर्न बार्डनेस है, इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। तो इसमें भी फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में हेयर लाइन शिफ्ट नहीं होती है। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि मेल में जो होता है हेयर लाइन पीछे को जाने लगती है, लेकिन फीमेल्स की जो हेयर लाइन होती है वो इंटैक्ट रहती है, और हेयर लाइंस के 1 to 3 सेंटीमीटर पीछे से जो है हेयर फॉल स्टार्ट होता है। तो ये एरिया, क्राउन एरिया में उनके भी हेयर थिनिंग होने लगती है, और जब वो पार्टीशन करते हैं तो उनका जो सेंटर पार्टिंग है वो काफ़ी वाइड होने लगता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है, बट धीरे धीरे प्रोसेस में होता है। आपको लगेगा कि आपके बाल झड़ भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, आपकी जो डेंसिटी है बालों की वो कम होती चली जा रही है। फीमेल्स में यही मैंने देखा है कि फीमेल में डेंसिटी कम, मेल में भी ऐसा ही है, मेल में भी डेंसिटी कम होती है, लेकिन उनका पर्टिकुलर ये होता है कि ये शो पूरा करने लगता है, मॉन्क लाइक बार्डनेस आ जाती है लास्ट तक। तो कैसे अपने आप को इसमें इसमें क्या क्योर कर सकते हैं? क्योरिंग के लिए देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं आपको सबसे पहले जो कुछ टिप्स दे देती हूँ कि आपको हेयर फॉल को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है, पहले तो हम उसके कारण का पता करें, ठीक है, कि कारण क्या है। जैसे मेल पैटर्न बार्डनेस के बारे में आपको बताया, फीमेल्स में ऐसे ही डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। फीमेल्स में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मीनोपॉज, या फिर उनको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मेल और फीमेल्स में एनीमिया का जो रेशियो है वो थोड़ा डिफरेंट है, फीमेल्स में ज़्यादा एनीमिया होती है, तो एनीमिक डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। और फिर फीमेल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं केमिकल और हीट ट्रीटमेंट्स वगैरह, कर्लर है लिपस्टिक से लेके, है ना, सारे मेकअप से, तो थोड़ा केमिकल्स को लेकर के थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर है उनका, तो इन वजहों से हेयर फॉल हो रहा है। तो अब हमने कॉजेज़ की बात कर ली, तो अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें कॉज को दूर करना है, उसमें क्या कॉज है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो सबसे ट्रीटमेंट का जो मेन फाउंडेशन होगी, आपको कॉज सर्च करना है। अगर आपको डिफिशियंसी है तो आप डिफिशियंसीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके हार्मोनल कॉजेज़ हैं तो आप हार्मोन्स को चेक करेंगे, हार्मोन्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे पीसीओडी है तो उसके साथ हेयर फॉल होगा, फेशियल हेयर ग्रोथ होगी, आपका वेट गेन हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आप देखते हैं और साथ में हेयर फॉल देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपके पीरियड्स जो होंगे वो ऊपर नीचे होंगे, तो आप जा करके उसको डायग्नोस कराएंगे। तो इसी तरीके से आपको पहले कॉजेज़ पे जाना है। फिर जो सबसे बड़ा कारण है हेयर फॉल का, अगर स्टडीज़ को देखा जाए तो पता चलता है कि जो हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण है वो आपकी डिफिशियंसीज़ है, क्योंकि जो डाइटरी हैबिट है वो सही नहीं है हम लोगों की। तो जो डिफिशियंसी ये हमारे कंट्रोल में है। हाँ, एक होता है जेनेटिक्स, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम अपनी डाइट को प्रॉपर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी डिफिशियंसीज़ के लिए फोकस डाइट पे ध्यान देना है। इंटरनल अपने को क्लीन करना है, इंटरनली कैसे आपको अपनी डाइट सही करनी है। तो उसमें आपको सबसे पहले जो है आपको अपनी डाइट में प्रोटीन पे फोकस करना है। तो जो भी वेजिटेरियन हैं वो लोग दाल है, छोला है, राजमा है, पनीर है, दूध है, दही है, इस तरीके की चीज़ों से अपनी उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, आप मीट ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, साथ में आपके पास वेज वाले ऑप्शंस हैं ही हैं। तो वो आप सारी चीज़ें अपनी डाइट में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है विटामिन्स और मिनरल्स। हमें क्या करना है अपनी डाइट में विटामिन्स लेने के लिए, फ्रूट्स हैं, सैलड है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनको इंक्लूड करना है ताकि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकें। अब आप अगर डाइट ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि डाइट में प्रॉब्लम है, तो आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो सप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं और प्रोटीन है, इनका सप्लीमेंटेशन करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कौन कौन से वो विटामिन्स हैं जिनका आप सप्लीमेंटेशन डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके, हाँ, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले सकते हैं, या आप खुद से भी कुछ समय अगर आप
आपको लग रहा है कि हाँ मैं बैलेंस डाइट पे मैं बैलेंस डाइट एक इंसान जिसको जानकारी नहीं हो बैलेंस डाइट पे फोकस करे, बैलेंस डाइट पे फोकस करे, या अगर आपको खुद ही पता होता है इंसान को कि हम क्या अपनी डाइट में ले रहे हैं, अच्छा हम अच्छा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। आजकल इतना नॉलेज है सब जगह, तो सभी को पता है कि किस चीज़ में से हम क्या चीज़ ले सकते हैं। आप गूगल करो, तुरंत देख लो कि किन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलेगा, कहाँ से हमें विटामिन मिलेगा, कहाँ से हमें मिनरल मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ आपको कि आपको कौन सी, अगर आप अपने आप भी मेडिसिन सप्लीमेंट कर रहे हो तो आप ये देख लो कि आपके में विटामिन सी होना चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए, विटामिन B7, विटामिन B12। B7 के बारे में तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको बायोटिन कहते हैं। तो आजकल बायोटिन गमी वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैशन में है। तो जो ये बायोटिन होता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में, आप बालों की प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है केराटिन प्रोटीन, उसमें हेल्प करता है। तो बायोटिन है, प्लस जो है आपको डिफिशियंसीज़ हैं, डिफिशियंसी जैसे एनीमिया डिफिशियंसी से बचने के लिए आपको आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक और विटामिन B12 पे फोकस करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ये चारों चीज़ें। तो इस तरीके से आप अपने सप्लीमेंटेशन को देख सकते हैं कि आप क्या चीज़ सप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन हो गया। आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेयर केयर। आपका एक मुद्दा ये भी है कि आप अपने बालों की केयर कैसे करते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्श शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ही माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपने स्कैल्प पे लगे डस्ट को क्लियर कर सके, ना कि उसमें जो आपके बालों में नेचुरल ऑयल है या जो मॉइस्चर है उसको ड्रेन ना होने पाए। तो आप अपने हेयर टाइप के हिसाब से शैम्पू चूज़ करके जो है आप यूज़ करें, और कोशिश करें कि माइल्ड शैम्पू का यूज़ करें। और उसके बाद आप जैसे ऑयलिंग के बारे में मैं बता दूं कि आप बालों में ऑयलिंग आप कर सकते हैं, बट आपको ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा कितना कर सकते हैं हफ्ते में, दिन में? ऑयलिंग वीक में एक बार कर लें या 2 बार कर लें, लेकिन ऑयल को बहुत ज़्यादा देर अपने बालों में नहीं क्योंकि रखना है। नेचुरली वो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी नेचुरली आपका सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं स्कैल्प में भी। इसी वजह से स्कैल्प ऑयली होता है या स्कैल्प ड्राई होता मसाजिंग है। से फायदा मिलता है? हाँ ऑयल मसाज बिल्कुल, से? ऑयल मसाज आप करेंगे तो उससे आपका ऑयल मसाज का क्या रोल होता है कि ये आपके जो स्कैल्प है इसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और जब भी आप ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे तो आपके जो हेयर फॉलिकल हैं उनको नेचुरली नरिशमेंट मिलेगा। तो जो ऑयल का पर्पज़ है वो मोस्टली यही है कि आप उसको बहुत ही मतलब जेंटल मसाज करें, मतलब कभी भी विग्रेस मसाज नहीं करनी चाहिए। हमारे नॉर्मली घरों में जो सरसों का तेल बहुत लोग यूज़ करते हैं, सेफ़ है बालों के लिए? हाँ सेफ है। देखिए मैंने बताया ना कि ऑयल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ऑयल का रोल आपके हेड मसाज में ही है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन इस समय जो ट्रेंड में है वो मिक्स ऑयल चल रहे हैं कि कई तरीके के ऑयल का मिक्सचर है, जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑनियन ऑयल, इस तरीके के ऑयल के कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। किन्हें लगाने चाहिए और किन्हें नहीं लगाने, किनको अवॉइड कर, कैसे ऑयल्स को अवॉइड करना चाहिए? हाँ, जिनका ऑयली स्कैल्प है उनको तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप अपने स्कैल्प में ऑयल करते हो तो उसकी वजह से डस्ट का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस जो है आपके जो स्कैल्प है वो फंगल इन्फेक्शन को प्रोन हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको स्कैल्प में डैंड्रफ देखने को मिल जाती हैं। ये डैंड्रफ ऑयली स्कैल्प की वजह से भी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाएं। तो इसलिए ऑयल आप जो है बस जो है लगाएं और 2-3 घंटे जो है आप लगाएं, और उसके बाद आप अपना हेड वॉश कर दें। या अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो ओवरनाइट आप सिर्फ ऑयल एप्लीकेशन करें, बाकी उसको रिमूव कर दें। तो मैक्सिमम हम लोग हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, मिनिमम 1 हाँ 2 बार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा टाइम है, क्या है। शैम्पू कितने बार कर सकते हैं? शैम्पू भी आपको, ये भी आपका डिपेंड करता है कि आपकी घर से बाहर जाने की कितना बार आप कितना आप घर से बाहर रहते हैं, आप कैसी जगहों पे जाते हैं, क्या आपका स्कैल्प गंदा हो रहा है। अगर आप जैसे क्लीन ऑफिसेज में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, आपके हेयर्स उतने गंदे नहीं होंगे, तो आप वीकली 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत जाते हैं बाहर तो आपको वीकली 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प को क्लीन रखना मेन है। मैं इंडोर ही ज़्यादातर रहता हूँ,
जैसे हफ्ते में मैं कोचिंग में रहता हूँ और बाकी बाकी टाइम घर में बहुत रेयरली होता है, कुछ सामान लेने का इंपॉर्टेंट तो ही बाहर निकला, तो मेरा बाहर आउटडोर नहीं होता, लेकिन हफ्ते में ऑटोमेटिकली संडे को मैंने वॉश किया तो नेक्स्ट संडे आते आते हार्डनेस आने लगती है बालों में। हाँ, तो तो तुम्हें वो कम से साइन कम है कि है ना, 2 बार करना चाहिए। 2 बार करना हाँ, चाहिए। वीकली मैं तो 2 बार प्रेफ़र तो ये करती साइन है हूँ। हार्डनेस आ रही है बालों में, तो हाँ, मतलब डस्ट डिपॉज़िट हुआ है ना? डस्ट डिपॉज़िट हो रहा है, उसके ऊपर हुँ। कोटिंग हो रही है बालों के ऊपर, हुँ। या अगर हमने कोई सीरम वग़ैरह या कुछ भी अपने बालों पे यूज़ किया है, तो हुँ। उसमें भी कुछ ना कुछ डर्ट बैठ जाएगी, तो आपको तो हम लोग क्लीन। बाल्डनेस की जो बात कर रहे थे, हम लोग स्टार्ट किया था बाल्डनेस से, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे मिथ्स हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हेयर फॉल होती है उनकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें तो आपका बहुत ही माइल्ड सा हेयर फॉल होता है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी जो विज़िबल हो जाती है। हाँ, आपकी जो हेयर फ़ोरहेड लाइन है वो हाँ, फ़ोरहेड बैक बैक को पे। जाने लगती है। हुँ, फिर थर्ड स्टेज आती है जब आपका यहाँ पे क्राउन भी हल्का हल्का सा जो है दिखने लगता है, हुँ। और जो फोर्थ, थिकनेस भी कम होती है हाँ, इससे, ये भी बालों सही। की थिकनेस कम हो जाती है, हुँ, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, हुँ, उनके नंबर्स हुँ, कम हो जाते हुँ, हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका फोर्थ स्टेज आता है, तो हुँ। फोर्थ स्टेज में आपको बहुत ही सीवियर हेयर फॉल होता है। तो ये जो 4 स्टेजेस मैंने बताई, आपको इन 4 स्टेजेस तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, चाहिए, हाँ। ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने नुस्खे पे हाथ पे हाँ। हाथ धर के बैठ जाएँ। हुँ। तो आपको ये फोर्थ स्टेज तक मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप फोर्थ स्टेज तक डिफरेंट ट्रीटमेंट्स रिलाय लेते नहीं हो, करना चाहिए ना नुस्खे पे, ट्रिक्स एंड हाँ, ट्रिक नुस्खे पर हाँ, नहीं करना चाहिए, बट कुछ तो होम रेमेडीज़, जब क्योंकि हाँ, बाल झड़ते हैं ना हाँ। इंसान के, तो हर तो तरीके वो पे बहुत हाथ-पैर मारता है, से हाँ। स्ट्रेस और हाँ, डिप्रेशन में जाने लगता है, तो वो हर तरीके ये भी की एक कारण चीज़ें, है, ये भी एक हाँ, कारण है, हाँ, हम बहुत गलत ज़्यादा। प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगते हैं, हुँ, गलत चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे भी हमारा हेयर फॉल होने लगता है। तो वो बचना है इस चीज़ से, कि हमें कोशिश करना है कि हमें हुँ। सही प्रोडक्ट चूज़ करने हैं। अगर हमें हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हमें किसके पास जाना चाहिए? आपको डॉक्टर्स में भी किसके पास जाना चाहिए? अब डॉक्टर्स में आपको हुँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हुँ, या तो फिर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, हुँ, क्योंकि इस समय कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हुँ, पूरा हुँ, हेयर ट्रीटमेंट हुँ, ट्राइकोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तो आप उस पे उनके पास जा सकते हैं। हुँ। वो आपको मेडिसिन, आपके हेयर फॉल का कॉज जान करके आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन दे सकते हैं इंटरनल और कुछ। आउट हर हर हाँ, तरीके से देखते हैं आपको ना वो? हाँ, बिल्कुल, हुँ, मोटिवेट कर देंगे, आपको चीज़ें बताएँगे। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब हेयर फॉल हो रहा है, ये तो वो नोटिस करते हैं, हुँ, बट वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं उसका उन्हें पता नहीं होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, आपकी हुँ, जेनेटिक हिस्ट्री से लेकर के आपकी डाइटरी हुँ, हैबिट्स और सारी चीज़ों के बारे में, या कोई हुँ, आपको सीवियर इलनेस हुई हो हुँ, हुँ, उसके बारे में, या हुँ। पास्ट में हिस्ट्री आपको, देखते हैं हाँ, आपकी पूरी, हाँ? सारी हिस्ट्री वगैरह हुँ, करते हैं। जब आपकी वो हिस्ट्री लेंगे, तो हो सकता है कि आपको याद आ जाए कि हाँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो ये हुँ, चीज़ उनको ध्यान आ भी जाती है, और हुँ, डॉक्टर उसी के आधार पर उनको मेडिसिन हुँ। प्रोवाइड कर सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए सीरम्स वगैरह आते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्लस उसके बाद अल्टीमेटली हमें कोई कुछ, प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, तो जो डॉक्टर्स के पास जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। मैम बिल्कुल एक जाना एक चाहिए, ए एटलीस्ट एक बार तो जाना ही चाहिए जी, हेयर जी, जी, फॉल जी, वगैरह जी, जी। के लिए। जैसे फीमेल्स कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं अपने हेयर्स पे? स्कैल्प्स में या हेयर्स पे? आजकल फीमेल सीरम वगैरह तो सभी यूज़ कर यूज़ रही करते हैं? हैं। कौन? फीमेल्स की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ मेरी क्लिनिक पे। नहीं, 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 हाँ, फीमेल्स इन जनरल अपने बालों पे या स्कैल्प्स में कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं टू एनहांस देयर लुक? हाँ, बिल्कुल, आजकल हुँ, हेयर कलर तो हुँ। बहुत ही कॉमन है, इट हेयर इज़ कलर। सेफ? नहीं, हेयर कलर सेफ़ नहीं है, हुँ, ये भी केमिकल है, तो फिर आपको जो है ऑर्गेनिक डाई वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हुँ, हुँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आजकल के ज़माने में हुँ, लुक्स बहुत मैटर करते हैं, आपको हुँ, अच्छा लगना भी ज़रूरी हुँ, है। हुँ, 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 तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये चीज़ नहीं यूज़ करें, हुँ। बट आप कुछ चीज़ों को प्रिकॉशन ले लें, कुछ चीज़ों को देख लें, और चीप थोड़ा प्रोडक्ट से बचें। हाँ, चीप प्रोडक्ट्स से हुँ, बचें, थोड़े हुँ, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हुँ। प्लस डाई के लिए, हेयर डाई मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हेयर डाई के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप 100 देख लें 100 कि 100 हाँ, बहुत यूज़ होता है। हाँ, अमोनिया तो फ्री हो वो, हुँ, पीपीडी फ्री हो, आप उसको यूज़ करें। प्लस जब आप हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बाल ड्राई, फ्रीज़ी
बहुत हो जाते हैं। तो ऐसे में जो आप शैम्पू चूज़ करें वो भी ऐसा चूज़ करें जो जल्दी आपके बालों से हेयर कलर को ना निकाले। आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अब हेयर कलर में प्रॉब्लम है या शैम्पू में प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी हेयर कलर निकल जाता है। तो लोग बहुत परेशान हैं कि आज लगाया और हफ्ते भर में ही कलर जो है ड्रेन आउट हो गया। तो क्या होता है कि ऐसे में आपको थोड़ा सा शैम्पू ही, आप जो इस समय ऑप्शन है मेरे हिसाब से, कि आप शैम्पू ही ऐसा माइल्ड यूज़ करें, एसएलएस फ्री यूज़ करें, जिसमें एसएलएस फ्री हो, ताकि आप उसको आपका वो कलर इतनी जल्दी से आपके बालों से ना निकाले कि आपको जल्दी जल्दी अपने कलर्स को, हेयर को कलर करना पड़े। तो आप और प्लस उसके साथ उसमें देख लें कि उसमें व्हीट प्रोटीन हो या हाइड्रोलाइज प्रोटीन हो, जिसकी जो कि आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि प्रोटीन देगा। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स अपने हेयर मेल्स पे, भी यूज़ कर रहे हैं, फीमेल और मेल मैंने इसलिए अलग। प्रोडक्ट पूछा। तो क्योंकि आजकल वाइट भी हो जाते हैं ना बाल, अंदर से वाइट होने लगते हैं, तो लोग डाई यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन हो गई। ये जो बॉयज़ होते हैं बहुत रिपीटेडली वो लोग यूज़ करते हैं हेयर जेल एंड हेयर वैक्स, हाँ, वो कितना सेफ़ है? हेयर जेल के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि हेयर जेल उनको स्टाइलिंग प्रोडक्ट हैं, दोनों ही स्टाइलिंग प्रोडक्ट हैं, और स्टाइलिंग प्रोडक्ट में हमेशा जो है कुछ ना कुछ केमिकल होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप ओकेजनली यूज़ करें, और जब भी यूज़ करें ना तो हेयर लेंथ पर यूज़ करें, उसको स्कैल्प पे ना यूज़ करें। बट डैमेज तो तब भी करेगा, डैमेज करेगा, बट स्वेट की वजह उतना से तो नहीं करेगा। स्कैल्प पे तो आना ही आना हाँ, है, आना कितना ही भी कर है, लो। बट फिर भी मैं एकदम से इन चीज़ों को हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो समय है, जो टाइम की डिमांड है, तो हम बिल्कुल मैं उसको एकदम डिनाई नहीं कर सकती हूँ। बट ये चीज़ तो है कि आप उसको थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के यूज़ करें। प्रिकॉशन लेकर, और चीप प्रोडक्ट से बचें। अगर आप ओकेजनली यूज़ कर रहे हो तो अबव 500 ट्राई करें। उसके अंडर का मैंने देखा बहुत चीप को, मैंने लगाना छोड़ दिया। मैं पहले यूज़ करता था, बट मैंने देखा स्कैल्प पे आ ही जाता है, मेरे पसीना बहुत आता है, तो स्वेट की वजह से वो धीरे धीरे सारा प्रोडक्ट स्कैल्प पे आता है, और फिर इसको धोना भी पड़ता है शूट से। आपको जैसे वॉश भी करना पड़ेगा बालों को जल्दी। जैसे मेरा शूट खत्म हो गया, अब मुझे धोना पड़ रहा है, वॉश करना पड़ रहा बाल है। हैवी हो जाते हैं, कोई भी चीज़ आप उस पे अप्लाई करो तो उसके बाद आपके हेयर्स हैवी हैवी सा फील होता है। तो कुछ लोगों को बहुत इरिटेशन होती है, इसलिए भी उनको जल्दी से रिमूव करना बढ़िया पड़ बढ़िया जाता यूज़ है। कर सकते हो, बस ओकेजनली बच कर, डेली नहीं यूज़ करना हाँ, चाहिए। आपको वही मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ को आप सोच समझ कर यूज़ करें, कि जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ इस्तेमाल कर लें, जहाँ ज़रूरी नहीं है थोड़ा अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड कर लें। बढ़िया बढ़िया। ओके मैम, इंडिया में सबको गोरा होने से बहुत ऑब्सेशन है, गोरा कैसे हूँ? गोरी कैसे हो? फेयर स्किन कैसे पाएँ? फेयर स्किन कैसे पाएँ? मैम, मैं गोरी होना चाहती हूँ, मेरी शादी होने वाली है, मुझे कोई ऐसी क्रीम बताएं जिससे मैं गोरी हो जाऊँ, या मैं बचपन में बहुत गोरी थी, अभी मेरा रंग बहुत काला हो गया है, मैं कैसे गोरा हूँ? तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे सामने आते हैं, बहुत आते हैं। तो सबके पास ये होता है, क्योंकि आजकल फेसबुक और आपके यूट्यूब, सोशल मीडिया से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं स्किन वाइटनिंग के। मुझे लगता है कॉमन प्रॉब्लम यही है लोगों की, कुछ हो या ना हो, मुझे गोरा कर दो, मुझे फेयर स्किन दे दो, मुझे ग्लोइंग स्किन चाहिए। नहीं है, हाँ, ग्लोइंग स्किन। हाँ, ग्लोइंग स्किन तो चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को सबसे पहले कि आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मेरी स्किन अनइवन हो, एकदम हेल्दी हो, फ्लॉलेस हो, उस पे ग्लो हो, ना कि ये सोच होना चाहिए कि मैं गोरा हो सकूं। हालांकि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप थोड़ा अपने स्किन टोन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर वो इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, मुझे नहीं, लगता है। इनसिक्योरिटी नहीं है, लोगों सारी चीज़ें FDA अप्रूव्ड होती हैं। की इंसान के अंदर की इनसिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी है, इतना बट हार्श में अभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी क्या, नहीं, लोग इस पे नहीं जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा फेस वॉश मिल जाए, कोई ऐसी क्रीम मिल जाए जो मुझे बिल्कुल मतलब एकदम जादू की तरीके से एक्टर एक्ट्रेस बना दे, जादू की तरीके से गोरा कर दे, बट ऐसा नहीं होता। और मैं सबको आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ये कहता है कि ये क्रीम लगा लो, आप 2-4 दिन के अंदर गोरे हो जाओगे, तो मैं सबसे That's a scam.
बिल्कुल। तो वो समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है, फेयर एंड लवली ऐसा तो आज है। तक नहीं कर पाई ना। हाँ, फेयर एंड लवली भी आप उसको 1 और 2 हाँ। स्किन टोन वो आपका ठीक करती है, और फेयर एंड लवली यूजुअली जो है आपके जो हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, उनको ब्लीच करती है आई थिंक। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट हाँ, कुछ है जो आपकी 1-2 स्किन को, शेड बेटर कर हाँ, सकती है 1-2 बस, शेड बेटर वो कर भी सकते हैं। टेम्परेरीली हाँ, 1-2 कुछ घंटे के लिए। हाँ। इंजेक्शंस आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, इंजेक्टेबल्स हैं कुछ ऐसे जो आपको आपके ग्लो को बढ़ा सकते हैं, आपकी फेयरनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हाँ, मगर वो दवाइयों के बारे में मैं बोल रही थी कि उनको जो है उनसे ज़रूर बचें आप। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का इस चाहत में कि वो कोई ऐसी दवा लगा के 2-4 दिन के लिए 2-4 दिन में गोरा हो जाएगा, तो इसके मतलब ये है कि उसमें या तो स्टेरॉइड है उस क्रीम में, या तो फिर कोई ऐसा केमिकल है, हार्मफुल केमिकल है, जो उनकी स्किन को आगे चल के बहुत ही शॉर्ट नुकसान, टर्म प्लेजर की वजह से हाँ, लॉन्ग टर्म हाँ, आपको बिल्कुल। दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म आपको दिक्कत हो जाएगी, और क्लिनिक में बहुत सारी पेशेंट्स आते भी हैं ऐसे हैं जो कि पहले बहुत सारी स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो उससे जो है स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और स्टेरॉइड क्रीम के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको फेस पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे पिगमेंटेशन है, स्किन थिनिंग है, और आपको हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्टेरॉइड क्रीम की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस चीज़ से बचें। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपनी सोच में जो है अपनी स्किन को अनइवन, फ्लॉलेस और साफ, बेदाग और ग्लोइंग रखना है, ना कि उसको गोरा होने के लिए काम करना है। अपने रूटीन्स पे काम करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्किन रूटीन पे। अच्छा हाँ। स्किन केयर रूटीन आपकी स्किन को अच्छा बनाता है। ये स्किन केयर रूटीन ज़रूर फ़ॉलो बेसिक्स क्या करना होते है। हैं मैम, स्किन केयर के बेसिक्स क्या होते हैं? तो बेसिक रूटीन तो मेरे हिसाब से जो सबसे आसान है वो है मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। ओके। तो जो लोगों में टैनिंग की प्रॉब्लम, उनके कलर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, उसका 80% 90% रीज़न तो आपका यूवीबी और यूवीए एक्सपोज़र है, मतलब आपका अल्ट्रा वायलेट एक्सपोज़र है। ओके। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपको अपने लिए सनस्क्रीन का जो है एप्लीकेशन करना है। तो सनस्क्रीन आप अप्लाई करें, तो जो आपका बेसिक जो है फाउंडेशन आप कह सकते हैं स्किन केयर का, तो वो मॉइस्चराइज़र है, और अगर उसके बाद है तो वो फिर आपका सनस्क्रीन है। तो व्हाट इज़ द ये करेक्ट वे ऑफ यूज़ सनस्क्रीन? सनस्क्रीन आपको चूज़ करनी है आपके अकॉर्डिंग, मतलब पहली बात तो आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन चूज़ करनी है। आपकी स्किन ऑयली है कि आपकी स्किन ड्राई है, तो आप उस हिसाब से पहले तो आप अपनी सनस्क्रीन चूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जो है क्रीम बेस लोशन बेस सनस्क्रीन चूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस सनस्क्रीन, एसपीएफ मैम कुछ होता है? हाँ, एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसको कहते हैं। कितना होना और चाहिए? ये भी डिपेंड करता है। फिर भी अगर आप जैसे आप इंडोर हैं, थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए आपको धूप में जाना होता है, फिर आप अंदर बैठ जाते हैं ऑफिस में, या आप घर में ही रहते हैं पूरे टाइम, तो फिर आपको 30 एसपीएफ इज़ इनफ। लेकिन अगर आप आउटडोर बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको धूप में जाना पड़ता है, तो फिर आपको 50 एसपीएफ का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। वो भी ऐसा सनस्क्रीन देखना चाहिए कि जो लॉन्ग लास्टिंग आपको फेस पे रुके, मतलब कि बाहर जाने वाटर से रेजिस्टेंट हो, स्वेट रेजिस्टेंट हो, इस टाइप का सनस्क्रीन यूज़ बाहर करना चाहिए। जाने से पहले हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए या फिर? बिल्कुल, बाहर निकलने के 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन का एप्लीकेशन कर लेना चाहिए फेस पे, और उसके बाद आपको निकलना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन जो है 20 मिनट लेती है एक्टिवेट होने मैम में। मैं जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था कि उसमें कहा था कि अगर आप नहीं बाहर नहीं भी जा रहे हो तब भी लगाना चाहिए, हाँ, लाइक अ बिल्कुल, मॉइस्चराइज़र। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा? अभी आजकल क्या है कि हम लोग जैसे ये जो रूम्स में जैसे लाइट है, ओके। और हम कुकिंग करने गए तो किचन में जो हमारा किचन की जो हीट होती है उसमें भी आपका कहीं ना कहीं जाने अनजाने यूवी एक्सपोजर हो जाता है। ओके। प्लस आप गैजेट्स चलाते हैं, या तो ऑल टाइम आप मोबाइल की लाइट आपके फेस पे रहती है, या आप अगर लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइट आपके फेस पे रहती है। तो इस समय तो यही ट्रेंड में है कि आपको हर तरीके की लाइट से प्रोटेक्शन करना ही करना है। तो इसलिए आप घर में भी हैं तो भी आपको
सनस्क्रीन अप्लाई करना है। हाँ, ये है कि आप घर में हैं तो आप एक बार कर लें, और अगर आप घर से बाहर रहते हैं, बाहर निकलने का काम है, तो आप 2 बार तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। 3 to 4 आवर में आपको सनस्क्रीन दोबारा अप्लाई करनी होती है। मैम मैं अपना स्किन केयर आपसे शेयर करता हूँ, आप बताइए कि इसमें क्या फ़्लॉ है। इसमें सुबह उठा, अपना सबसे पहले फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद अगर सनस्क्रीन तो मैं यूज़ नहीं करता, आपने रिकमेंड किया तो मैं यूज़ करूँगा, बस मैं इतना ही करता हूँ। और शाम को फिर मैं एक बार फेस वॉश करता हूँ और मॉइस्चराइज़र वैसलीन लगा लेता हूँ। ठीक है। अभी जैसे कि तुम यहाँ आए ना, तो तुमने बोला कि तुम्हें स्वेटिंग बहुत होती है, इसका मतलब तुम्हारे फेस पे ऑयल आ जाता है, तो इट्स ओके कि तुम 2 बार फेस वॉश करते हो, ठीक है। फेस वॉश करते हो, फिर मॉइस्चराइज़र की बात आती है, तो आप मॉइस्चराइज़र देख लो कि आपको कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है ना। तो आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ मैं करते वैसलीन यूज़ करता हूँ, ऑल हैं? टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट, कोई बात नहीं है, वैसलीन में भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, मॉइस्चराइज़र का काम ये होता है कि ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, आपके जो नेचुरल मॉइस्चर है आपके फेस में उसको ये लॉक करता है। तो अगर आप वैसलीन यूज़ करते हो तो ये ऑक्लूसिव टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र है, और ये आपकी जो फेस का जो मॉइस्चर है उसको लॉक कर देता मेरे है। ग्लोनेस में वो कुछ फ़र्क कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें पिंपल्स वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ठीक है। नहीं, मुझे पिंपल्स नहीं होते। हाँ, बिल्कुल नहीं होते तो अच्छी बात है ये। और कोई को सजेस्ट कर सकती हैं? स्किन केयर रूटीन नहीं, बता नहीं, सकती नहीं, हूँ। मेरे फेस के लिए, मेरे जैसे फेस के लिए फेस के लिए तुम्हारे वैसलीन से अच्छा क्या हो सकता है? कुछ और नहीं, अल्टरनेटिव? नॉर्मल तुम मॉइस्चराइज़र कोई ले सकते हो, बाकी वैसलीन अगर 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 आप कंफर्टेबल हो, आपको आपको एक्ने वगैरह भी नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपको सूट कर रहा है, तो आप उसको यूज़ कर लो। मैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस में मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करो। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे अभी तक तुम सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हो, ना। तुमने बताया, तो तुम अपने स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन को ऐड कर लो, क्योंकि लड़के हो, घर से बाहर जाते ही होगे, बाइक चलाते होगे, तो सनस्क्रीन ऐड कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मैम और कैसे? अभी इतनी एज आपकी है नहीं कि आपको और भी कुछ चीज़ों के बारे में बोलूँ मैं, तो इसलिए मैं तुम्हें तो नहीं सजेस्ट करूँगी, आपके लिए तो इतना ही। कहाँ अप्लाई करना चाहिए मैम क्या चीज़? सनस्क्रीन? सनस्क्रीन एक्सपोज पार्ट्स पे आपको, जैसे कि ये ये हाँ, हैंड्स में, हैंड्स हो गया, फेस पे फेस हो आप, गया, हाँ, या नेक। फिर आपको कोशिश करना चाहिए कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो ओके, ताकि आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सको। अदरवाइज आपका जो भी एक्सपोज पार्ट है उसको आप सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। तो मैम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक आइडियल रूटीन हमें बता दीजिए। पहले हमें इनके बारे में बता दीजिए। एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए? एक आइडियल रूटीन में स्किन केयर रूटीन, हाँ, हाँ। साथ ही में लेकर के चलती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जानना पड़ेगा कि आपका स्किन टाइप कौन सा है। अगर आपका स्किन ड्राई है तो मेरे हिसाब से मैं फेस वॉश बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ ओके। कि आप 2 बार फेस और वॉश ड्राई कर करो। देगा वो, हाँ, सुपर वो ड्राई कर आपके, देगा। हाँ, आपके फेस को और ड्राई कर देगा, आपकी स्किन को और ड्राई करेगा। तो आपको बहुत ही माइल्ड सा फेस वॉश ले करके, और आपको कोशिश करना है कि आप इवनिंग में यूज़ कर लो। एक बार आप चाहे वो मेल हो या फीमेल में क्या है कि स्किन ड्राई है या ऑयली है, तब भी अगर वो मेकअप वगैरह भी लगा रहे हैं साथ में, तब तो उनको दोनों टाइम करना पड़ेगा फेस वॉश। अदरवाइज़ जो है एक टाइम मैं फेस वॉश रिकमेंड करती हूँ, वो भी ठीक। इवनिंग टाइम में, ठीक है। क्योंकि आप पूरा दिन काम करके बाहर आ जा करके सारा चीज़ें करके जब नाइट में आते हो, तो फिर आपको अपनी स्किन पे मतलब उसको अच्छा सा क्लीन करना ज़रूरी है, तो आप उसको क्लीन कर लो और उसके बाद उस पर मॉइस्चराइज़र लगा लो। फेस वॉश तो के बाद मॉइस्चराइज़र फेस वॉश के तुरंत? बाद मॉइस्चराइज़र तुरंत लगा लो, या अगर आपको कुछ कंसर्न है तो आप नाइट में ट्रीटमेंट्स कर सकते हो अपना। आजकल बहुत सारे सीरम्स और सीरम्स वगैरह हैं, या लड़कों को एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, लड़कियों को है, तो उनको जो है जो ट्रीटमेंट पार्ट है उनका वो नाइट में होगा। तो आप क्या करते हो कि आप अपना फेस को क्लीन करते हो, फेस वॉश करते हो, उसके बाद अगर आप चाहते हो तो टोनिंग कर सकते हो, आपके जो पीएच को बैलेंस करेगा, या आजकल फेस वॉशेस आते हैं जो कि पीएच बैलेंस ऑलरेडी रहते हैं, तो आप वो कर लोगे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर से आप अपना ट्रीटमेंट पार्ट करोगे। ओके। तो ये मेल और फीमेल मैं दोनों के लिए मिक्स करके बता बेस रही यही है, हूँ। फेस हाँ, वॉश एंड मॉइस्चराइज़र। फेस वॉश मॉइस्चराइज़र है, लेकिन स्किन केयर रूटीन में। नाइट स्किन केयर रूटीन अभी मैं लेके चल रही हूँ। एक बात क्लियर कर रही हूँ कि अभी मैं नाइट पे फेस वॉश की बात कर रही थी, तो नाइट की बात कर रही हूँ। तो नाइट में आपका अपना ट्रीटमेंट पार्ट कर लो। ओके। अगर आपको
जैसे आपको आपकी एज 30, 35, 40 ऐसे हो रही है, तो आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम के लिए आप रेटिनॉल सीरम वगैरह का, क्रीम का, रेटिनॉल क्रीम का यूज़ कर सकते हो। आजकल डे क्रीम, नाइट क्रीम, इस तरीके की क्रीम्स अवेलेबल हैं। तो आप या तो फिर नाइट क्रीम यूज़ करो, या फिर आप जो है ट्रीटमेंट पार्ट में आप रेटिनॉल सीरम का यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो है आप सीरम यूज़ कर लोगे। और अगर इसी तरीके से अगर आपको उसकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, आपका प्रॉब्लम पिगमेंटेशन है, तो आप कोजिक एसिड, अल्फा एर्बिटोलिन, इस टाइप की नियासिनामाइड कंटेन करने वाले जो सीरम्स हैं उसको आप अप्लाई करके फिर उसके ऊपर से आप मॉइस्चराइज़र लगा करके, और फिर आप ये आपका नाइट का हो गया। अब मॉर्निंग केयर में क्या करना है, मॉर्निंग में जैसे कि मैंने बताया, अगर ऑयली स्किन है तो आप मॉर्निंग में फेस वॉश कर लोगे। अगर ड्राई स्किन है तो अगर आपने कुछ ट्रीटमेंट पार्ट वगैरह कुछ नहीं किया है, सिर्फ फेस वॉश किया था, मॉइस्चराइज़र लगाया था, तो आप प्लेन वाटर से भी आप अपना फेस को क्लीन करके वॉश करके फिर टोनिंग कर लीजिए आप। उसके बाद आप अपना मॉर्निंग टाइम में अगर आपको लगता है तो आप एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम यूज़ कर सकते हो। तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको मैम सिर्फ सीरम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब हाउ सीरम्स कितना फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए? सीरम्स जो होते हैं ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और बहुत ही वाटरी टाइप के होते हैं। पर्पस क्या होता है तो इनका? ये बताया ना, ट्रीटमेंट पार्ट के लिए हैं। जैसे ओके। कि आपको एजिंग है तो आप रेटिनॉल ओके। यूज़ करते हो, तो ये आपकी एज स्किन सेल के जो टर्नओवर है रेट, उसका जो हम लोग के लिए नहीं है, यंग लोगों के लिए? यंग लोगों के लिए वही बताया कि अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या आपके, प्रॉब्लम्स क्या किस हैं, चीज़ पे आप हाँ अभी उस चल पे। रहे हो? हाँ। लेकिन हाँ, एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम, विटामिन सी सीरम, एक ऐसा यूनिवर्सल सीरम है 10%, 20% कि उसको कोई भी यूज़ कर सकता कुछ है। ग्लो के लिए भी आता है, कुछ हाँ बिल्कुल, वो ग्लो के लिए? आपका एंटीऑक्सीडेंट है। वो आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं स्किन पे उनको फाइट करेगा। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैम मेरे फेस में क्या अभी बस हो अगर सकता है? करना चाहते हो तो अभी क्या अभी आपको अगर है? कोई सीरम यूज़ करना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हारी एज में तुम्हारी नीड है। जैसे कि तुम्हें पिंपल्स वगैरह किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, तो बस तुम एक विटामिन सी सीरम चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ग्लो इम्प्रूव होती है? हाँ, और हाँ, जैसे कि अभी बताया नाइट केयर, इसमें मॉर्निंग में आप जो है विटामिन सी सीरम है, हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, इस तरीके के कुछ सीरम्स डे के टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद वही आपका रूटीन रहेगा कि फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे, उसके ऊपर से आप सनस्क्रीन लगा लोगे अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, और फिर आप बस उसके ऊपर से, अगर लड़कियां हैं तो भाई प्राइमर लगाएं, मेकअप कर लें और फिर बाहर जाएं। और जिसको नहीं करना तो फिर कोई बात नहीं। जस्ट लाइक अ वॉल। इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं अंदर से, कैसे हो गया बाहर से beautiful। मैं इसके बारे में नहीं कहूँगी। ठीक है मैम, स्किन केयर रूटीन में स्क्रबिंग कितना फ़ायदेमंद होता है? हमारे ग्लो को कितना इम्प्रूव कर सकता है? हफ्ते में हमें कितनी बार करना चाहिए? स्क्रबिंग क्या होता है कि हमारी जो स्किन है ना वो कई लेयर्स की बनी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली लेयर होती है उसकी सेल जो होती है डेड स्किन्स को डिवाइड होती जाती हैं और ऊपर की स्किन की लेयर की तरफ आती जाती हैं, और जैसे जैसे ऊपर आती हैं फ्लैटन होती जाती हैं और डेड होती जाती हैं। तो जो एक डेड स्किन लेयर जो है एक्यूमुलेट हो जाती है हमारी स्किन पे, तो जो हमारा स्क्रब होता है वो मैकेनिकल एक्सफोलिएटर की तरीके से काम करता है और वो आपकी डेड स्किन लेयर को रिमूव कर देता है। तो डेड स्किन रिमूव, ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप डेड स्किन लेयर को रिमूव कर दोगे, जो एक्यूमुलेटेड सेल्स हैं जिसकी वजह से आपको क्या, आपके पोर को भी वो क्लॉग कर सकती है, आपको एक्ने कर सकती है, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जब आप उसको एक्सफोलिएट करके उस लेयर को हटा देते हो, आपकी स्किन ब्रीथ करती है, तो फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी कम होती नज़र आएगी। एक तो आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड की प्रॉब्लम कम होती नज़र आएगी। दूसरा ये होगा कि आपका जो डेड स्किन लेयर निकल गई तो अंदर से जो बेबी सॉफ्ट न्यू स्किन आती है वो ज़्यादा ग्लोइंग होती है, ज़्यादा मतलब। स्क्रब ना करने के क्या हो, जो ब्लैक्स हो जाते हैं, हाँ, जो स्क्रब नहीं करते हैं यहाँ नोज़ के पास, और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की बात कर ये रहे हो जाते हैं? नहीं, हाँ ये हो जाते हैं। ये ऑयली स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये आपको ज़्यादा ऑयली स्किन में देखने को मिलेगा। कैसे कर सकते हैं स्क्रबिंग? बेस्ट वे क्या होता है?
कि अगर ऑयली स्किन है तो आप वीकली 2 टाइम्स कर सकते हैं। किस चीज़ से कर सकते हैं? कोई स्क्रबिंग का जो मेन आता है वो कि स्क्रब्स कोई आते हैं, बहुत सारे स्क्रब्स आते हैं, आप उससे कर सकते हैं और आप नेचुरल स्क्रब भी घर में प्रिपेयर कर सकते कैसे? हैं। ऑयली स्किन के लिए आप जो है कर्ड ले लें, ओके। उसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून बेसन डाल लें और साथ में आप थोड़ा सा हल्दी डाल लें। तो इसका एक पेस्ट बनाकर आप 10-15 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के उसको रिमूव कर लें। तो जो इसमें आपका लैक्टिक एसिड है, मतलब आपका दही, जो दही है, कर्ड है, वो लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और उसमें जो बेसन है वो एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। हल्दी है वो एंटीसेप्टिक है ही है। तो इस तीनों ही चीज़ें का जो कॉम्बिनेशन है उसको 10-15 मिनट्स से हल्का सा स्क्रब माइल्ड मसाज कर ली फेस पे और फिर उसके बाद उसको वॉश कोई ऑफ कर मतलब दिया जैसे और ऐसे फिर या मॉइस्चराइज़र फिर लगाना ना भूलें। मैम स्क्रबिंग का क्या होता है? करेक्ट वे बता दीजिए। करेक्ट वे बस रोलिंग मूवमेंट कराना है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मूवमेंट कराना है। ओके। प्लस ये चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत ही माइल्ड करना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं करना है, ताकि कोई भी तरीके का स्क्रैच या ओके। इरिटेशन ना हो आपकी स्किन पे। इसी तरीके से जो जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए जो है आप कर्ड ले लें, उसमें आप 1 टेबल स्पून जो है ओट्स मिला लें और उसमें आप हनी डाल के एक मिक्सचर प्रिपेयर कर लें और फिर उसके बाद उसको फेस पे लगा करके थोड़ी देर मसाज करके फिर उसको रिमूव कर दें और मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें उस किसी भी प्रोसेस के बाद। तो हर प्रोसेस के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लें। मैम आपने ये लेडीज़ के लिए तो बता दी है, फीमेल्स कर सकती हैं। हाँ, तो मेल्स भी यही कर सकते हैं। एज अ मैन हम लोग इतना कुछ नहीं कर जाते ना। नहीं तो फिर कर्ड उसके से लिए इकट्ठा करना हनी उसके लिए क्या है प्रोडक्ट्स है कि ना। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वो लोग ऐसे कर लें और नहीं तो फिर मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। रेटिनॉल क्रीम है 0.025% और एडाप्लिन क्रीम है 0.5% शायद। ओके। तो आप उसको ले करके हफ्ते में एक बार उसको स्क्रब कर अप्लाई सकते कर हैं। नहीं, स्क्रब नहीं करना है, ओके। उसको जस्ट अप्लाई करना है। ओके। ठीक है। और इसी तरीके से आप जैसे ऑयली स्किन है ना तो उसके लिए अगर आप अलग से स्क्रब कर रहे हो ठीक है। अगर आपकी एक्ने प्रोन या पिंपल्स आपको निकल रहे हैं, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप जो फेस वॉश यूज़ करते हो उसमें अगर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड ये चीज़ें प्रेजेंट हैं तो वो भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट ही कराती हैं। ठीक है। क्योंकि जो पिंपल्स निकलते हैं वो एपिथेलियल केराटिनाइजेशन की वजह से निकलते हैं। एपिथेलियम लेयर थिक हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि डेड स्किन लेयर निकालना है स्क्रब से, अदरवाइज पोर क्लॉग हो जाएंगे, तो वो उसी चीज़ को रिमूव करता है। तो और मतलब लड़कों के इन लिए ये जनरल, है। ठीक है, इन जनरल पिंपल्स क्यों होते हैं इन लड़के और जनरल लड़कियों में? इन जनरल पिंपल्स क्यों होते हैं? देखो, पिंपल्स कोई डिजीज़ नहीं है सबसे ओके। पहली बात। और एडोलसेंट में 80% लड़के और लड़कियां इस प्रॉब्लम से मुझे भी ग्रसित हुआ हो है, जाते मुझे भी हैं। हुआ है, स्कूल टाइम में बहुत हुआ है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तब होता है जब बच्चे एडोलसेंट स्टेज में आते हैं और उनका हार्मोनल चेंज होता है। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो स्किन के नेचर को अचानक से चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो जब नेचर चेंज हो जाता है स्किन ऑयली हो जाती है। ऑयली स्किन होने की वजह से पोर वगैरह पोर के क्लॉग हो जाने से और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ये एक्ने जो है डेवलप हो जाते हैं। इसको क्योर करना चाहिए या तो अपने आप तो ठीक हो ही जाता है? बिल्कुल, इसको क्योर करना चाहिए क्योंकि एक्ने खुद में बीमारी नहीं है, खुद में प्रॉब्लम नहीं है, बट देखने में चूँकि ख़राब लगता है तो इससे लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन इस तरीके की प्रॉब्लम तो होती ही और उस होती एज है। में तो और बहुत उसके इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी रहती है। स्कूल टाइम पे तो मैंने यूट्यूब से देख के शायद हल्दी वल्दी कुछ ट्रीटमेंट देखा था और लगाया था, क्योंकि उस समय इतनी इनसिक्योरिटी रहती है, गोरा दिखना है, पिंपल्स क्यों हो जा रहे हैं, डार्क सर्कल्स क्यों हो जा रहे हैं, मेरे बाल नहीं ठीक है, तो उस समय बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उस समय वो एज ही टीनेज ऐसी होती ही है कि हर बच्चा अपने आप को सिकंदर, बिल्कुल सिकंदर समझता है, राजा समझता है। तो वो चाहता है कि वो उसी हिसाब से दिखे भी। तो जब उसको पिंपल्स आने लगते हैं तो वो बहुत परेशान होता है और उसको लगता है कि ये कैसे भी ठीक हो जाए। प्लस इस वजह से तो ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। बस जो एक्ने होते हैं ना इसके कंसिक्वेंसेस नहीं अच्छे होते हैं, जो एक्ने स्कार बन जाते हैं। हाँ, तो एक्ने स्कार, अभी एक्ने है तो एक्ने
तो आप फिर भी ट्रीटेबल हैं। आपको एक्ने अगर हो रहे हैं तो आपको मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको 3 मंथ तो उसका ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। मतलब बहुत जल्दी से एक्ने नहीं सही होते हैं, और एक्ने के ट्रीटमेंट में भी कुछ दवाइयाँ, कुछ लगाने की दवाइयाँ, कुछ क्रीम्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, और उनका जो बेसिक्स कंसेप्ट रहता है वो ये रहता है कि आप अपने स्किन के नेचर को चेंज करें, अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, जिससे आपकी स्किन उतनी ऑयली ना हो कि आपको पिंपल्स निकलें। कुछ आप प्रिकॉशंस लें। हाँ, डाइट में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कुछ जो बच्चे हैं, हाँ, खूब सारा पानी पिएं, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, और जितनी भी मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उससे थोड़ा दूर रहे, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह। हाँ बिल्कुल, मिल्क से डेयरी प्रोडक्ट्स, हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स से थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ती है। उसकी वजह से ऑयलीनेस, और वो उसको ऑयलीनेस को और इन्हेंस करता है, तो फिर इसलिए आपको कोशिश करनी होती है थोड़ा ऑयली चीज़ों से बचें। मैम एक चीज़ मुझे पूछनी थी, क्योंकि फीमेल्स थोड़ा हाइजीनिक ज़्यादा होती हैं, मेल्स थोड़ा कम हाइजीनिक होते हैं, खुद से अपना बेडशीट नहीं बदलते हैं, तकिए का जो होता है ना वो कपड़ा नहीं बदलते ऊपर वाला, तो इससे क्या पिंपल्स के उससे लिए, क्या हाँ, होता है, और ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। आपको ऑयल है, पोर क्लॉग है, उसमें आपने बैक्टीरिया का इन्वेजन करा दिया, तो वो पिंपल बन जाता है जल करके। ठीक है, क्या क्या कर सकता है ये डर्टी बेडशीट, डर्टी पिलोज, क्या क्या कर सकते हैं हमारे स्किन को, फेस में, क्योंकि यहीं रहता है ना पूरा पिलो। हाँ, तो वो पिंपल्स का काफ़ी बड़ा कारण होता है पिंपल्स निकलने का। इसलिए कहते हैं कि वीकली आपको जो है अपना जो है ऑयल, ये क्लॉथ वगैरह, पिलो जो कवर है उसको चेंज करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, बालों में भी ऑयल लगा लिया, उसको भी वही फेस में भी लग रहा है, फेस पर भी लग रहा है, तो आपकी ऑयल की जो वो है ना क्वांटिटी को बढ़ा देता है फेस पे। तो इस वजह से भी जो है उसको थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना होता है। बल्कि इवन ये कहते हैं कि अगर आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या पिंपल्स हैं, बेसिकली पिंपल्स हैं, तो आपको अपना हाथ बिना साफ़ किए, बिना वॉश किए आपको अपना फेस नहीं टच करना चाहिए, या आपको जो है मतलब सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए बिफोर टचिंग योर फेस। तो अदरवाइज़ आप बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया के पैर तो होते नहीं हैं कि अगर आपका पिंपल यहाँ है तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। हाँ, उसको हम ही अपने हाथ से इधर उधर फैलाते हैं, तो फिर जो है आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब उसको बदलते नहीं, क्लीन रखें, हाइजीन का ध्यान रखना होता है। सन एक्सपोजर से जो हमारी स्किन टैन हो जाती है उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले जो हम लोगों ने अभी बात की थी कि हम लोगों को ज़्यादातर सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, उसके बाद भी अगर हमारी स्किन टैन हो गई है तो क्या करना चाहिए? नहीं, अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, टैनिंग तो के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप राइट सनस्क्रीन लगा रहे हैं। हाँ, अगर अभी क्या है ना, अपना देश क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ धूप बहुत रहती है ना। इवन हम अपने घरों में रहते हैं तो भी धूप आ जाती है। तो ऐसे में, और फिर मैंने बताए सारे रीजंस कि कैसे कैसे हमारा एक्सपोजर हो सकता है। जैसे हमारे गैजेट्स हैं उनसे एक्सपोजर हो सकता है, लैपटॉप से हो सकता है, किचन कुकिंग के दौरान आपकी किचन हीट से आपका एक्सपोजर हो सकता है। तो इन सारे एक्सपोजर से आपको जो है टैनिंग, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप जैसे कहीं ऐसी जगह जाते हैं कि बीचेस पे जाते हैं, हिल्स पे जाते हैं, और आपको टैनिंग हो गई है, तो आपको क्या करना है कि एक तो आपको सनस्क्रीन लगानी है, ठीक है, 50 SPF का आप सनस्क्रीन लगाइए। हाँ, सनस्क्रीन लगाइए, और 4 to 6 वीक के लिए आपको कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम का यूज़ करना पड़ेगा टैनिंग को हटाने के लिए। तो उसमें आपका कोजिक एसिड है, अल्फा आर्बुटिलिन है, ये सारे कंटेंट जो हों आपकी क्रीम में हो, मेन बेसिकली आप उसको देख लीजिए, और 4 to 6 वीक के लिए आप उसको यूज़ करके आप अपनी टैनिंग को हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको जल्दी है कि आप जल्दी से आपका टैनिंग हट जाए, तो फिर आपको किसी डॉक्टर, कॉस्मेटिक क्लिनिक या डर्मेट क्लिनिक पे आपको जा करके पीलिंग प्रोसीजर कराना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो होते हैं उनका तो टैनिंग से ही वो आता है। जैसे यहाँ हाथ स्लीव्स में ऊपर करूँगा तो इतना नहीं है ना, यहाँ पे इतनी जागरूकता नहीं है ना कि सारे लोग सनस्क्रीन लगा रहे हैं। अब आजकल सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, और सारे लोग इतने जागरूक हो रहे हैं, तब आज जा करके सनस्क्रीन और सारी चीज़ों का लोग यूज़ करने लगे हैं, वरना पहले कहाँ यूज़ करते थे। इनका भी सेम प्रोसीजर है, जैसे मेरी स्किन टैंड है
यहाँ से अगर मैं इस टी शर्ट हटाऊंगा तो यहाँ पे गोरी है, यहाँ पे टैंड स्किन है, तो हम हमारे जो नॉर्मल ऑडियंस जो हमें देख हाँ, रही है। आपने खुद हाँ। कुछ देखा होगा हाँ। यूरोप वगैरह कंट्रीज में बीचेस के बगैर बीचेस पे हम्म। जो लोग रहते हैं तो कपड़ों के कितना पूरे, हाँ। बिल्कुल आपको सारा दिखेगा कि इतना एरिया टैन है, बाकी एरिया क्लियर है। तो ये चीज़ तो सभी जगह है। तो नॉर्मल हाँ इंडियंस के जो हमारी टैनिंग हो रखी है, तो इन्हें भी ऐसे वाइटनिंग क्रीम का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, स्किन वाइटनिंग क्रीम आपको 4 to 5 वीक उसको यूज़ हम्म। करिए, सनस्क्रीन को यूज़ करिए। हम्म। और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप केमिकल पीलिंग करवाइए कहीं जा कर के। पीलिंग से आप अपनी स्किन वापस अपने स्किन के कलर को नेचुरल पा में, है सकते ना, हैं, नेचुरल कलर ट्रू को स्किन पा में। सकते हैं। जो एक्सट्रीमली डार्क हो जाते हैं हमारी स्किन, जैसे गर्दन हो गई एक्सट्रीम डार्क हो जाते हैं, एल्बोज हो जाते हैं एक्सट्रीमली डार्क है, यहाँ पे पैरों में हो जाते हैं, इनको कैसे ट्रीट कर हाँ, क्या होता है कि जो नेक वाला है, सबका अलग अलग लेके चलते हैं। तो नेक वाली प्रॉब्लम जो है यूजुअली जिनको ओबेसिटी है, जिन लड़के लड़कियों को अगर आपका वेट गेन है, ठीक है, आपको इंसुलिन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उन केसेस में आपको एकेंथोसिस निग्रिकेंस करके एक डिजीज़ होती है जो कि स्किन की थिकनिंग हो जाती है, ब्लैकनिंग हो जाती है, वो देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर लोगों में ये गर्दन वाला जो प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं वेट रिलेटेड और आपके इंसुलिन रिलेटेड होता कैसे है। ठीक हो सकता है? ये तो फिर आपको अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। आपका अगर इंसुलिन है तो उसका करेक्शन करना पड़ेगा। प्लस उसके अलावा जो है आजकल एक क्रीम है निग्री फिक्स करके क्रीम है, तो आप वो क्रीम अच्छी है, उसमें आई थिंक 10% लैक्टिक एसिड है और 1% रेटिनॉल है। तो ये चीज़ यूज़ करने से वो भी उसको जो है आपकी टैनिंग को, मतलब जो ब्लैकनेस है उसको कम करती है, थिकनेस को कम करती है। अब आई बात एल्बो और आपके एल्बो और नी की, तो आप क्या होता है कि लोग आजकल टाइट फिट जीन्सेस पहन रहे हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा नी सपोर्ट लेके या एल्बो सपोर्ट लेके या नी सपोर्ट लेकर के बैठने की आदत है। तो उन केसेस में जो है रगड़ के वजह से, रबिंग की वजह से आपकी स्किन की थिकनेस बढ़ जाती है। वहाँ पे आपका मेलेनिन इंक्रीज नहीं होता है, आपका वो थिकनेस इंक्रीज होता है। तो आपको ये एरिया थिक है, काफी ठीक हो जाता है। तो वो उसकी वजह से ज़्यादा जब स्किन की लेयर्स ज़्यादा हो जाएंगी तो वो आपको थिक लगेगी। तो उसमें आपको क्या और ये किसी किसी पेशेंट में हो सकता है कि उसको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो या सोरियासिस की प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पर आपको करना इसके लिए ये है कि आपको जैसे कपड़े मैंने बताया कि टाइट फिट बहुत ज़्यादा नहीं पहनने हैं जिससे आपको रगड़ लगे, या आपको बहुत ज़्यादा इसकी या नी की रबिंग से बचना है, क्योंकि आपने अगर बहुत रब किया, स्किन इरिटेट हो गई, उसके बाद फिर स्किन इरिटेट होने के बाद जब उसमें नॉर्मल हीलिंग होती है तो फिर वो पिगमेंटेशन ही बनाती है। वही तो है ना कि इलाज से पहले प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको ये सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो फिर आप जो है यूज़ कर सकते हैं नी एल्बो और नी के लिए एक जरीना क्रीम आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं, या आप 6% ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम आती है, उसका यूज़ किया जाता है। तो उससे आप अपना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, जितनी भी मैंने निग्री फिक्स क्रीम बताई है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज़ करनी पड़ेंगी। तो मैम अभी हम लोगों ने डार्क एल्बो और डार्क नी की बात कर ली है, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है डार्क अंडर आर्म्स की, उसको कैसे बच सकते हैं और ये क्यों होता है, इसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं डार्क अंडर आर्म्स के कॉजेज़ क्या होते हैं इस पे फोकस करूँगी, क्योंकि अगर आप कॉजेज़ जानेंगे जब भी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसका सबसे मेन कॉज होता है कि आजकल जो हम लोग परफ्यूम्ड टैल्कम पाउडर या डिओडरेंट ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्किन पर यूज़ करते हैं। इसकी वजह से स्किन कभी कभी इरिटेट होती है, और जो उसमें केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से हो जाता है डार्क अंडर आर्म की प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग बस यूं ही लिया रेज़र और उसको शेव कर देते हैं। मेल फीमेल दोनों में होता है? मेल फीमेल दोनों में ही ऐसा होता है। प्लस जो मैंने एक आपको प्रॉब्लम बताई थी एकेंथोसिस निग्रिकेंस की, वो प्रॉब्लम अगर आपका वेट गेन और आपको अगर इंसुलिन रिलेटेड, हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उसमें भी आपकी जो है डार्क अंडर आर्म हो सकती है। आपने अभी बताया था वेट भी एक कारण होता है।
स्किन हमारी ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाती है, उससे हाँ, डेड स्किन डेड स्किन वहाँ पे लेयर्स। इकट्ठा होने लगती है। हाँ, तो आप उसको जो है इसकी वजह से हो जाता है। प्लस जो है आपका जो आप डायरेक्ट शेविंग करते हो या वैक्सिंग करने से क्या होता है, अगर आपकी थिन स्किन लेयर है तो कभी कभी वैक्सिंग में वो रिमूव होती है, उसकी वजह से स्किन इरिटेट होती है। और जब भी स्किन इरिटेट होगी मतलब वहाँ पे रेडनेस या कुछ भी इन्फ्लेमेशंस आएंगे, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशंस आएंगे, तो स्किन जब भी हील होगी तो कुछ पिगमेंटेशन के साथ ही हील तो क्या होती है। शेव नहीं करना चाहिए डायरेक्टली रेजर से? डायरेक्टली रेज़र से सेव जब भी करें तो कुछ ना कुछ उसके साथ आपको फोम यूज़ ओके करना है। ओके। तो आपको कुछ सिर्फ सोप ड्राई या वाटर से, सिर्फ ड्राई वाटर से नहीं करना वाटर चाहिए? और ड्राई, कुछ लोग तो बिल्कुल ड्राई ही उसको कर ओके लेते हैं, ओके। हाँ। तो उससे नहीं करना चाहिए। तो आपको जो है कुछ फोम उसके साथ यूज़ करना चाहिए। हम्म। और कोशिश करना चाहिए कि रेज़र ना यूज़ करके आप जो है ट्रिमर का यूज़ करें। ठीक है, तो उससे जो है पूरा डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो उससे भी जो है आप अपने आप को बचा सकते हैं डार्क अंडर आर्म की प्रॉब्लम से। प्लस आपको बता दिया कि डीओ वगैरह को डायरेक्ट स्किन पे ना डाल करके आप वैसे यूज़ करें। कुछ लोगों को पसीना वगैरह काफ़ी आता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है उसको दूर करना है, क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, आपका हीलिंग होगा, वहाँ पिगमेंटेशन होगा, तो उसकी वजह से डार्कनेस आ रही है। तो आपको बचना है इस चीज़ से कि बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग है या स्वेटिंग ना होने पाए, या आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आप एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल क्रीम वगैरह का यूज़ करें। और जो वैक्सिंग से थोड़ा बचें। वैक्सिंग की जगह अब आजकल लेटेस्ट उसमें जो है लेजर हेयर रिडक्शन आ गया है। तो जिनको अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है करने से, तो वो अंडर आर्म में लेजर हेयर रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो लेजर हेयर रिडक्शंस की सिटिंग होती है, उसे करवा करके आप अपना परमानेंट हेयर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे हमारी स्किन डार्क हो गई, अंडर आर्म्स डार्क हो गए, एंड देन क्या कर सकते हैं? ठीक, फिर से देन नॉर्मल तो कैसे करें उसके स्किन? लिए आप कुछ क्रीम, ग्लाइकोलिक एसिड 6% क्रीम यूज़ कर सकते हैं लगाने में। और या तो फिर आप जो है पीलिंग करवा सकते हैं। केमिकल पील्स होते हैं, वो आप माइल्ड काइंड ऑफ पील्स का यूज़ करके नेचुरली ठीक हो जाता है बिल्कुल? एकदम 100% क्योर तो नहीं होगा, ये ओके। तो मैं नहीं कह सकती वो कि आपका। ब्राउननेस रहेगी? हाँ, मगर ये है कि कुछ की कंडीशन बहुत ही वर्स हो जाती है, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके ओके। बाकी आप सोचें कि आप 100% क्योर हो जाएंगे, तो 100% क्योर एक्टर एक्ट्रेस नहीं कैसे होगा। करते हैं उनके? एक्टर एक्ट्रेस तो उनका वो तो हमेशा बॉडी पॉलिशिंग या तो वो केयर भी तो स्क्रबिंग, बहुत पूरा करते हैं ना, केयर उनका। जिमिंग करते हैं, है ना? हाँ, पूरा उनका जो मेन तो उनका लुक्स पर ही पूरा करियर पूरा डिपेंडेंट है। फोकस हाँ। उनका कैरियर, उनका जो हम्म मेन फोकस है वो अपने लुक्स ही हैं, तो वो तो काफ़ी केयर करते हैं, डाइट से ले करके प्रोडक्ट से ले करके। हम्म। जो उनके प्रोडक्ट्स होते लाइफ स्टाइल ही हैं, उनकी ऐसी लाइफ है कि स्टाइल, हाँ, टू हाँ लुक लाइफ गुड। स्टाइल प्रोडक्ट्स जो वो यूज़ करते हैं वो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो प्रोडक्ट्स का बहुत फ़र्क होता है। और आप हमेशा उसी चीज़ पे ही फोकस हो। विद टाइम आई थिंक हो हाँ सकता है, जैसे हाँ काफ़ी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस थे वहाँ पे जो पहले इतने फेयर नहीं थे, डार्क थे, उनकी स्किन इतनी गोरे नहीं थे वो लोग, बट विद टाइम विद कुछ हाँ, लाइफस्टाइल इम्प्रूव जो तो उन्होंने लाइफ स्टाइल जो चेंज करी चेंज की। है, कुछ कॉस्मेटिक हम्म ट्रीटमेंट्स हम्म। तो लेते पूरा ही शिफ्ट आ हैं। गया है। हाँ, जैसे कुछ नाम ले कॉस्मेटिक। सकते हैं, जैसे आप कुछ अगर बताना चाहें कुछ लोगों के? अब सबसे ज़्यादा तो काजोल नाम मैम, काजोल का काजोल चलता है मैम, रानी नाम की। मैम। वो बहुत डार्क थी, डार्क हम्म शेड से लाइट हम्म शेड, लाइट शेड हो गई। हम्म रानी मुखर्जी का नाम भी आता है, लेकिन हम्म सबसे ज़्यादा जो लोगों के हम्म। जहन में आती हैं वो काजोल ही जी आती हैं। मैम, लिप्स तक के कलर चेंज हो जाते हैं, डार्क लिप्स, लिप्स तक? डार्क लिप्स का हाँ इम्प्रूव किया जा सकता है, लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं बाकी जिससे लिपस्टिक तो आप यूज़ करते ही होंगे वो हाँ लोग। लिपस्टिक तो यूज़ करते ही हाँ होंगे। प्लस आजकल तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ कैमरे में फ़िल्टर होता होगा, हम्म। फ़िल्टर से तो बहुत चेंज आता नहीं, अब है। पेपरैज़ीज़ आ गए हैं ना, कोई भी अब हर कोई अपना कैमरा लेके चल जाता है, तो वहाँ पे फ़िल्टर लगाना इतना आसान नहीं रहा। हाँ, तो बहुत सारे वो भी तो आते हैं आजकल हाँ उनके विदाउट मेकअप वाले लुक्स, और हाँ हाँ। तो तब वहाँ दिखते हैं, कियारा आडवाणी के दिख रहा था कि उसमें उनमें नॉर्मली कितनी ग्लोइंग लगती हैं, लेकिन उनका हल्का सा पिगमेंटेशन। यहाँ पे डार्क सर्कल्स उनका दिखते हैं, हाँ लेकिन उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी, अब उनकी शूटिंग ही रात रात भर चल रही है, दिन में नहीं सो पा हाँ रही हैं, तो उनका थोड़ा सा रहता है होगा, हाँ, काम सारी भी मतलब वैसा है। इश्यूज तो रहते हैं, सबके पास हैं। वर्कलोड है, स्ट्रेस बहुत होता है। आप जितना हायर पोजीशन पे होते हो, आप जितने कॉन्शियस होते हो, आपकी लाइफ में स्ट्रेस भी उतना ही होता है। हम्म।
तो ये सारी चीज़ें मैटर करती तो हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए, हाँ, अपनी बिल्कुल लाइफ़स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। लाइफ़स्टाइल पे जितनी भी हम आप लोगों ने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल पे ही पहले था। हम लोगों ने पहले लाइफ़स्टाइल बिगाड़ लिया है, अब उसका सॉल्यूशन हम लोग दूसरे हर जगह देख रहे हैं। क्योंकि ये खराबी हम लोगों की गलतियों की वजह अपनी से हुआ है। डिफिशियंसीज, हुँ, डाइट, हुँ, हाइड्रेशन हुँ, हाइड्रेशन पर हम लोगों ने बात नहीं करी, जबकि हुँ, हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्किन के लिए। हाँ, हुँ, स्किन के लिए, डिहाइड्रेट ना हो पाए। स्किन डिहाइड्रेट ना हो। हुँ, इंटरनली आप एक्सटर्नली हुँ, ग्लो के लिए क्या क्या करते हैं, आप हुँ, इंटरनल ग्लो के लिए आपको आपकी डाइट पे और आपके हुँ। हाइड्रेशन पे ही आपको मेन मैंने फोकस ऑनलाइन करना है। काफ़ी बार में पढ़ा था कि एक गोल्डन नंबर देते हैं कि 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। मैंने ट्राई किया बट मुझे बहुत दिनों तक मैं वो नहीं कर पाया। अब मैं करता हूँ कि अब मैं देखता हूँ कि मुझे प्यास कितनी लग रही है, उस हिसाब से मैं नहीं देखता हूँ नहीं कि नहीं नहीं नहीं, आपको फोकस्ड हो करके हाँ, आपको वाटर इनटेक करना है। करना आप ही हाँ, है। करना ही करना सुबह है। उठते ही पानी हाँ, पीता तो हूँ और आपको रात मैं में एक हुँ, सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ कि ओके। आपको कैसे अपना हुँ, कैलकुलेट करना है कि हुँ, आपको कितना पानी पीना हुँ, चाहिए, मिनिमम आपको कितना पानी पीना हुँ, चाहिए। अगर आपका वेट 10 केजी है तो आपको हुँ, पर 10 केजी पे 600 ml टू 700 ml वाटर इनटेक करना है। हुँ, तो अगर आप 50 केजी के हैं तो हुँ, 50 इंटू 600 हुँ, दैट मीन्स 3 लीटर। तो अगर आप 50 केजी के हैं तो हुँ, आपको पर डे 3 to 3.5 लीटर पीना चाहिए। वाटर इनटेक ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अच्छा। उससे थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो भी हुँ, अच्छी बात है। हुँ, इसी तरीके से अगर आपका वेट 60 है तो 60 इंटू 600 यानी कि 3600 ml, यानी कि आपको 3.5 से 4 लीटर पानी का इनटेक करना चाहिए। तो आप अपने वेट के हिसाब के अकॉर्डिंग जो है पर 10 हुँ, केजी पर हुँ। 600 to 700 ml वाटर का फॉर्मूला अप्लाई कर ग्लोइंग सकते हैं। स्किन के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल ग्रीन और वेजिटेबल्स कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हुँ, क्योंकि आपका जो भी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हुँ, इसमें आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स पर वर्क करते हैं। ये हुँ, फ्री रेडिकल्स आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, उसकी वजह हुँ, से आपको टायर्डनेस, फटीग, हुँ, टायर्डनेस, हुँ, फेशियल ग्लो आपका डाउन हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है तो उससे आपकी एक तो आयरन डिफिशियंसी नहीं होगी। इस ग्रीन वेजिटेबल आयरन डिफिशियंसी ना होने से आपके हुँ, अंडर आई डार्क सर्कल वगैरह भी इम्प्रूव हो सकते हैं। आपकी मतलब ओवरऑल इन्हेंस करती है आपको। पहले भी बता चुकी, हेयर हुँ, फॉल में आपको एनीमिया एक रीज़न है हेयर फॉल का, जहाँ पे आपको वो फॉलिक एसिड चाहिए और आपको आयरन चाहिए, तो वो आपको ग्रीन वेजिटेबल से ही मिलेगा। तो हर जगह पर इसकी इम्पोर्टेंस है, मैम चाहे कुछ वो लोग हेयर के लिए हो चाहे स्किन के लिए हो। डाइट करते हैं, तो हम्म उसमें वो ये गलती कर देते हैं कि वो फ़ैट को ही पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, फ़ैट कंज़्यूम ही नहीं करते हैं। जबकि हम्म मैंने एक बार पढ़ा था कि ग्लोइंग फेस के लिए फ़ैट बहुत फैट इंपॉर्टेंट फैट है। भी इम्पोर्टेंट है। गुड फैट हम लोगों को कंज़्यूम करना चाहिए, अपने हम्म डाइट पे इंक्लूड करना चाहिए। ओमेगा 3 होता है, हुँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हुँ, कि आपके ओवरऑल मतलब स्किन ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी होता ओके, है। हुँ, और आपको मतलब फैट तो लेना है, ये आपके हुँ। कोलेजन ब्रेकडाउन को भी रोके। जैसे आलमंड ले सकते हैं हम लोग, हाँ, पीनट ले इसमें सकते हैं। पीनट्स इस सब में आपको हुँ, ओमेगा 3 आपको हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं हाँ हमें, हेल्दी ग्लोइंग फैट्स फेस के लिए मिलेंगे। काफ़ी हाँ हेल्पफुल होगा। हाँ तो मैम हम लोग अभी अंडर आर्म्स पे बात कर रहे थे, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, तो दोबारा वहाँ पे चलते हैं। अंडर आर्म्स के लिए होता है कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट जान लिया कि क्या करना है। तो दूसरा एक प्रॉब्लम आती है हमारे स्किन में कि ये जो हमारी एड़ियाँ क्यों फट जाती हैं, तो हम्म। फटी एड़ियों के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? हुँ, फटी एड़ियों की प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलती है हुँ, जिनकी स्किन ड्राई होती है या मेरी है सीवियरली मेरी है, ड्राई होती बट है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। मेरे फेस में तो देखिए ऑयल हो दिख रहा है देखिए, आपको। हमेशा जो हाँ, होता है, अगर हुँ, आपका फेस ऑयली है तो ये हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी जो है हुँ, ऑयली होगी, ठीक हुँ, है। ज़्यादातर क्या होता है कि हुँ, फेस के कंपेयर में हुँ, बॉडी ज़्यादा ड्राई होती है, हुँ, ठीक है। हुँ, अगर आपका फेस ड्राई है तो आपकी हुँ, बॉडी सीवियरली ड्राई होगी। हुँ, अगर आपका फेस ऑयली है तो हुँ। आपकी बॉडी ड्राई हो सकती है। मेरे तो पाम्स, हाँ हाथ और मेरे पैरों की जो सोल है, तो हम्म ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मेरे मेरे फट जाते हैं और अगर मैं हाँ जिमिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी फटने लग ये जाते हैं। फटने ये तो थोड़ा सा हाँ, जो रब होते हैं ना हुँ। उसकी वजह से तुम्हें होता फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वज़ह फ्रिक्शन से की भी वजह होता से है। हाँ, हो रहा है। हुँ, बाकी जो एड़ियां हैं तो हुँ। वो ड्राइनेस की वजह से होती हैं मैं ज़्यादातर। वैसलीन यूज़ करता हूँ बट
कोई इतना फ़र्क नहीं है, एड़ियाँ फट रही वैसलीन, हैं। हाँ, आपको ना उसको इंटेंसिवली हाइड्रेट करना है। अगर ओके। आपकी एड़ियाँ ज़्यादा फटती हैं तो फिर आपको हुँ, क्या करना है कि आपको ल्यूक वार्म वाटर में उसको थोड़ी देर सोक करना है, ठीक है। पैरों को। हुँ, और उसके बाद जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, हुँ। उसके बाद आपको अपनी वैसलीन या मॉइस्चराइज़र अप्लाई स्क्रब कर सकते हैं, जो मेरी स्किन तो डेड हो स्क्रब गई पूरी। कर हाँ, सकते हैं, मगर हुँ, बहुत ज़्यादा स्क्रब भी नहीं करना है कि हुँ, इतना आपने स्क्रब किया कि आपने स्किन को इरिटेट ओके। कर दिया, आपने हुँ, खुद से ही उसको रेडनेस आ गई इंजर्ड पूरी। कर दिया, ओके, ओके। रेडनेस आ गई, इचीनेस हो गई। हुँ, तो आपको बहुत ज़्यादा उसको नहीं करना है। हुँ, आप उसको माइल्डली रब करना है, जैसे आपने पहले अपने पैरों को सोक कर लिया थोड़ी देर, हल्का सा स्क्रब कर दिया और हुँ, उसके बाद जो है आपने हुँ, उसको मॉइस्चराइज कर दिया। इससे क्या होता है, मॉइस्चराइज़र भी हुँ। डीपली पेनिट्रेट हो जाता है। तो सिर्फ़ उस मॉइस्चराइज़र से विद टाइम हाँ, ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, अभी आगे बता रही हूँ। हुँ, अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा सीवियरली हुँ, क्रैक्ड हैं, आपको हुँ, पेन वगैरह है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्रीम्स आती हैं, हुँ, आप देख लें कि कोई भी क्रीम आप देख सकते हैं, बस आपको उसमें देखना है कि उसमें आपका लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग क्रीम आती हैं। उसके थोड़े लॉन्ग टर्म यूज़ से आप अपनी फटी एड़ियों की प्रॉब्लम को दूर हुँ। कर सकते हैं। तो मैम हमने अभी इतनी सारी डिस्कशन की थी, जहाँ पे हम लोगों ने सनस्क्रीन के बारे में डिस्कशन किया। एक चीज़ हमारी स्किप हो गई थी, डार्क सर्कल्स के बारे में। ये क्यों होता है? सर्कल्स जो हैं, 3 रीज़न्स होते हैं डार्क हुँ, सर्कल्स के। पहले तो मैं उसके रीज़न्स पे बात कर रही हूँ। हुँ, तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि अगर आपकी आँखों के आस-पास की स्किन में जो है पिगमेंटेशन कलेक्ट हो जाता है, तो आपकी आई साइट्स भी मतलब अंडर आई डार्क हुँ, सर्कल्स आपको दिखाई देने पड़ हुँ, लगते हैं। हुँ, दूसरा रीज़न ये होता है कि आपकी जो फेशियल स्किन में जो सबसे थिन स्किन होती है, वो अंडर आई आई एरिया हुँ, की ही होती है। हुँ, तो अगर किसी-किसी की क्या होती है, यहाँ की वेन्स वगैरह जो हुँ, आर्टरीज़ वेन्स होती हैं, ये हुँ, काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं। हुँ, और स्किन थिनिंग की वजह से जब ये मतलब दिखने लगती हैं स्किन से, हुँ, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों में हुँ, अंडर आई जो है डार्कनेस फ़ील होती है। हुँ, और तीसरा जो रीज़न है, कुछ लोगों की आइज़ जो होती हैं, जो आई ऑर्बिट होती है उसमें बहुत डीपली सेट होती हैं, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी अंदर होती हैं। हुँ, और जो ऊपर का जो रिज होता है बोन का, वो इतना प्रोमिनेंट होता है कि वो नीचे हमेशा शैडो बनाता रहता है आँखों हुँ, पे। हुँ, तो आप कितना भी कोशिश कर लें, उस शैडो की वजह से आपको हमेशा इस डार्क एरिया सर्कल्स। में डार्क डार्क सा नज़र आता है। हुँ, तो वो उनकी जो पोजीशन होती है हुँ, उनकी वजह ये से हमारे होती कंट्रोल है। में है? ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, मगर हुँ, कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन हुँ, चीज़ों को एग्रीवेट कर देते हैं। वो हुँ, फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारी लाइफ़स्टाइल से हुँ, रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारी स्लीपिंग हैबिट नहीं इम्प्रॉपर सही है, स्लीप्स हाँ। इम्प्रॉपर स्लीप हुँ, है। अगर हम अपनी पूरी हुँ, 6 टू 8 आवर की नींद नहीं लेते हैं, हुँ, तो क्या होता है कि हमारी आँखें टायर्ड सी, थकी हुई और उनके अराउंड जो है आपको ब्लैकनेस नज़र आती है। एक्सट्रीम धूप से भी होता है? हाँ, धूप से तो होगा, स्किन एक्सट्रीमली है। एक्सपोज़ हैं आप हाँ, बिल्कुल, सन से। बिल्कुल एक्सपोज़ हैं, हुँ, तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो आपको उसी से ही फ़ोन होगी। ज़िम्मेदार है हाँ, डार्क बिल्कुल, सर्कल्स के लिए? बिल्कुल हो सकता है। हुँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हुँ, फ़ोन और गैजेट्स का यूज़ करते हैं, हुँ, आइज़ को बहुत ज़्यादा बिल्कुल हुँ, रेस्ट नहीं देते हैं, तो वो टायर्ड और अंदर को श्रिंक सी और ब्लैकनेस आपको हुँ, आँखों के अराउंड नज़र आने लगेगी। हुँ, तो आपका एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, आपको एनीमिया जैसी प्रॉब्लम अगर है, हुँ, यहाँ पर भी हुँ, एनीमिया आपका हुँ, है अगर, तो हुँ, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आइज़ के अराउंड अच्छा नहीं होगा। ओके। उसकी वजह से भी आपकी आँखें टायर्ड और हुँ, मतलब डार्क सर्कल से आपको नज़र आने लगेंगे। मैम मुझे इसके जैसे बाद अगर मुझे आपकी डाइट नहीं सही है और ओके, आप क्रैश डाइट करते हैं हुँ, किसी वजह से, हुँ, आपकी नींद तो पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, हुँ, लेकिन अगर आप क्रैश डाइट है आपकी, हुँ, या आप अल्कोहल और स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं, तो अच्छा। भी आपकी आईज़ आपको जो है आपकी अंडर आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ऐसे लोगों में देखने को मिलेगी। क्योंकि जब हुँ, हम हुँ, स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं, हुँ, तो जो उसके जो कंटेंट्स हैं, हुँ, उसकी वजह से भी उस एरिया में जो है ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती है, हुँ, जिससे जो भी टॉक्सिन्स उस एरिया में बनते हैं वो फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखें टायर्ड, थकी हुई एकदम, और अंडर आई डार्क सर्कल अंदर को घुसी हुई सी डीपली सेट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी अंडर आई डार्क मैम सर्कल्स। मैं अभी बताऊँगा मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। मैम मेरे आँखों में देखिए मेरे आ रहे हैं डार्क सर्कल्स? नहीं। नहीं आ रहे? उहुँ।
और मेरे इम्प्रॉपर स्लीप्स हैं, मुझे रात इम्प्रॉपर में नींद में स्लीप्स नहीं है, आती। बट एक एज होती है। मैं ओके। मेरा ये मानना है कि एक हाँ। एज होती है, आपकी बॉडी काफ़ी हद तक जो है आप जो करते हैं ना उसमें आपका साथ देती साथ है, दे रहे साथ हैं। देती अभी मैं है। यंग हूँ तो शायद हाँ, इसलिए। आप यंग हैं, हुँ। आपको अभी बॉडी सपोर्ट कर रही है। एक टाइम आता है लाइफ में जब आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कम सब करने लगती दिखाएगी। है, तो स फिर वो सारी प्रॉब्लम्स आपको एकदम से नज़र आने लगती। तो अभी तुम्हारी एज ही कितनी है कि अभी ये सारी चीज़ें देखी जाएँ। एक्ने प्रॉब्लम एक अलग है, हाँ। ये एक प्रॉब्लम अलग है, ठीक है? हुँ। तो ये कहीं न कहीं एज रिलेटेड भी है, एजिंग से भी होता है। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हुँ। आपका कोलेजन डिप्लीशन होता है, आपकी स्किन जो है थिन होती जाती है, तो फिर भी उसमें डार्कनेस आपको फ़ील होने लगती है, हुँ। रिंकल्स आने लगते हैं। जहाँ पर भी आप कोई चीज़ को स्ट्रेच करेंगे, उसका कलर लाइट हो जाएगा, आप उसको श्रिंक कर देंगे, उसका कलर डार्क हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अगर आपका कोलेजन कम हो रहा है, तो आप जब फाइन लाइंस और रिंकल्स वहाँ पर बन रहे हैं तो कलर डार्क हो जाएगा। मैंने मतलब मेरा एक्सट्रीमली काम रहता है मोबाइल्स में, तो इसीलिए मेरे इम्प्रॉपर स्लीप्स, क्योंकि हमेशा स्क्रीन देख रहा हूँ तो मेरे स्लीप्स हुँ। प्रॉपर होने ही होने हैं। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, तो आप बताइएगा कि सही कर रहा हूँ कि नहीं। मैं वैसलीन लेकर अपने यहाँ पे आइज़ में लगा लेता हूँ, तो इससे कुछ रिलीफ़ मिलेगा मुझे? अंडर अंडर वैसलीन का तो अंडर स नहीं है, देखो हाँ, हाँ, अगर तुम्हें लगाना ही है हाँ। तो तुम अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए क्रीम्स आती हैं हुँ। जिसमें विटामिन सी, नियासिनामाइड, कैफ़ीन और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हुँ। उसको तुम लगाओ तो उससे तुम्हें हुँ। ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब बच सकूँगा कि ये सारी हाँ, चीज़ें ना हो। इससे तुम्हें बेनिफिट और मिलेगा। बेस्ट चीज़ तो ये है कि स्लीप लूँ, हाँ, प्रॉपर बेस्ट स्लीप तो लूँ। यही है। बाकी तुम्हें ऐसे हाँ, रिलैक्सिंग टाइम पे तुम जो है हाँ। आलू पोटैटो कट करके ओके। आइस पे रख लो। हुँ। खीरा हुँ। तो देखते ही हैं सब लोग, खीरा हुँ। रखा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो ना ओके, सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, ब्लड ओके, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। टी बैग्स को आप ओके। अपने हाँ। टी बैग्स को वेट करके आप अपनी आँखों पे रख सकते हो। जैसे मैंने हुँ, बताया ना अंडर आई हुँ, क्रीम हुँ, में हुँ, कैफ़ीन होते हैं, तो हुँ, कैफ़ीन जो होता है हुँ। ना ये ब्लड एनी सर्कुलेशन को प्रोडक्ट यू वांट टू सजेस्ट हाँ, यहाँ यहाँ इससे बचने के लिए आप। प्रोडक्ट तो मैं नहीं हुँ, सजेस्ट कर रही हूँ, बट हाँ हुँ, उसमें कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ बता दीजिए। कि आपको विटामिन सी, हुँ, नियासिनामाइड, हुँ, कैफ़ीन ये सारी चीज़ें आप उसमें देख लें कि हुँ, उसमें है कि नहीं। हुँ, हाँ, मॉइस्चराइज़र देखो हर क्रीम में हुँ, कुछ बेस तो होता ही है, उसको बनाने का, हर चीज़ को मिलाने का एक बेस तो होता है, तो वहाँ पे मॉइस्चराइज़र वगैरह होगा ही, तो वो आपको मॉइस्चराइज़ तो करेगा ही करेगा। हुँ, साथ में ये सारी चीज़ें हुँ। आपको जो है इम्प्रूव कर सकती हैं इसको, तो आप उसको यूज़ कर सकते तो हो। बेस्ट वे क्या वाइसलीन है हाँ, हटाने के लिए? वैसलीन बेस्ट बेस्ट वे तो यही है जो डार्क मैंने सर्कल्स? बताया। डार्क सर्कल्स के हाँ, ट्रीटमेंट के लिए आप एक तो ये घरेलू उपाय कर सकते हो, टी बैग्स लगा लिया फ्री टाइम में, हुँ, पोटैटो लगा लिया, या आपने हुँ, कुकम्बर का स्लाइस काट के आँखों पे रख लिया हुँ, थोड़ी देर के हुँ, लिए, या आपने वाटरमेलन लिया और उसका हुँ, जो जूस है वाटरमेलन जूस उसको ठंडा करके कॉटन डिप करके उसको रख लिया। तो ये सारे ही चीज़ें आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और है उनमें, और आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देंगी, वहाँ के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगी। आप जब रिलैक्स होकर के इसको लगा के बैठोगे, आपके स्ट्रेस को दूर करेंगी, तो नेचुरल सी बात है कि ये कहीं न कहीं आपको आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी सहायता कुछ लोगों करेंगी। का प्लस एक्सट्रीमली फिर डार्क आप सर्कल होता है उनके लिए? एक्सट्रीमली डार्क सर्कल मैंने बताया ना कि रीज़न अगर बहुत डॉक्टर एक्सट्रीमली को कोई दिखाना चीज़ चाहिए? हो रही है हाँ, आपको, डॉक्टर को। बहुत कम समय में हुँ, बहुत तेज़ी से हो गई तो कुछ आपको कोई अंदर चीज़, तो दिक्कत है। कुछ अंदर आपको प्रॉब्लम है। हुँ, आपको एक्सटर्नल प्रॉब्लम डॉक्टर से हाँ, ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है, तो हुँ, आप फिर वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करो। हुँ। वो आपकी अदर हिस्ट्री लेकर के आपके जो जो भी आपकी डायग्नोसिस करेगा, उसके लिए आपके बॉडी ब्लड सिग्नल दे टेस्ट रही है कुछ हाँ, खराब है अंदर। कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है, जैसे हुँ, डार्क सर्कल हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो गए, या कहीं भी इस तरीके की कोई भी पिगमेंटेशन बॉडी में भी कह हाँ, सकते हैं आपका, डिहाइड्रेट जैसे जो हो रही अभी है। गोरेपन वाली बात करी थी हम लोगों ने, हुँ, तो वहाँ पर भी ये होता है कि अगर आप धीरे-धीरे हुआ है मतलब टैनिंग से हुआ है, हुँ, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से कोई चीज़ हो रही है तो हुँ, ज़रूर से ज़रूर ये आपके हार्मोन से रिलेटेड है, आपकी डिफिशियंसी से रिलेटेड है, कुछ या गड़बड़ है। कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हुँ, उसके लिए प्रॉपर जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपकी चेकअप करा सके उस चीज़ों को के कुछ चीज़ों से कोरिलेट करके, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहता है। वहाँ पे अपने आप ट्रीटमेंट थोड़ा ना करें तो बेटर है। हाँ,
अपने नहीं, आप मैंने करें। मैंने ये चीज़ देखी है बाकी कि जो जिस चीज़ की डीपली सेट आईज होती हैं उसके लिए अभी जो लेटेस्ट में है कुछ फिलर्स वगैरह डाले ओके, जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ अंडर आई जो है फिलर्स डाल दिए हुँ, जाते हैं, हुँ, तो उससे भी आपका स्किन थोड़ा स्ट्रेच होके हुँ, आई थोड़ी इनहेंस लगने लगती हैं, तो फ्रेश तो दिखते हैं हम लोग, हाँ तो फ्रेश दिखने लगती थक है, स्किन थका रेजुविनेट हो थकान जाती थोड़ी है। कम लगती देखने में। हाँ मगर ये हाँ, हाँ, लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं, ओके, इंजेक्टेबल्स होते हैं, आप करते हो? इंजेक्ट करिए जाते हैं। हाँ हुँ, अ, करते हैं, बट हुँ, यहाँ फतेहपुर में थोड़ा कम स्कोप नज़र आता है इन चीज़ों का। ओके, तो मैम जैसे अगर मतलब कोई कराना चाहे तो क्या कर सकता है? क्या वो प्रोसेस रहता है? पहले तो वो आए हुँ, दिखाएंगे, हुँ, हुँ, देखा जाए कि उनका एक्चुअली रीज़न हाँ, हुँ, एक्चुअल रीज़न क्या हुँ, है, हुँ, फिर हम उनको बताएंगे कि हाँ ऐसे हुँ, ऐसे कर सकते इट इज़ हैं। सेफ? हाँ सेफ है, ये सेफ हुँ, है। फिलर्स कुछ समय के लिए हुँ, स्टे करते हैं हुँ, और कुछ समय बाद वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते कितने हैं, और दिन तक ये रहते हैं? नॉर्मली हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। कितने दिन तक रहते हैं? ये डिपेंड करता है, अलग अलग 6 मंथ भी रह सकते हैं, हुँ, 9 मंथ रह सकते हैं, 1 ईयर तक स्टे कर सकते हैं। सिर्फ़ आई फ्लेयर आता है कि और कुछ भी आता है? नहीं फिलर्स हुँ, बहुत जगह है अभी कॉमनली यूज़्ड क्या कॉस्मेटिक। है? कॉमनली यूज़्ड क्या है कॉमनली तो दैट इस समय लिप फिलर चल रहे ओके, हैं, लिप फिलर। अभी मेल या जैसे फीमेल? ज़्यादातर तो फीमेल ही ओके, करा रहे हैं। हुँ, हुँ, अभी जैसे ना पाउट हुँ, पाउट का या फैशन हाँ, है, या हाँ, यहाँ पे एक हाँ, क्या कहते हैं उसको, बो हुँ, शेप हुँ, 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 देता देता है, जैसे कि हुँ, अनुष्का ने हुँ, वो कौन सी पीके फिल्म आई थी, तो हाँ, अनुष्का ने अलग अपने ही लग रहा लिप्स था पूरा लिप्स हाँ, चेंज हुँ, करे थे, तो हुँ, वो फिलर्स का ही कमाल था। तो इस हुँ, समय फिलर्स यहाँ मैंने बताया ना कि ये Tier 3 सिटी है, यहाँ पे हुँ, इतना इसका नहीं स्कोप है, बट हुँ, Tier 1 सिटी या ये दीज़ थिंग्स आर हैपनिंग हाँ ईज़िली बॉम्बे या दिल्ली वगैरह में भी लड़कियां बहुत करा रही हैं। हम हुँ, लोगों ने जहाँ पे कोर्सेज किए वगैरह हुँ। देखा, तो आई बहुत थिंक बॉलीवुड में तो बहुत कॉमन है, कॉमन है। हाँ हर दूसरा आदमी दिख जाता है लिप कि है ना, फिलर्स कुछ कराने। अलग हुआ है हाँ और लेकिन कब अभी हुँ, इसके मिस हुँ, वो भी बहुत है ओके। यूट्यूब पे, ये नॉर्मली बता हुँ, रही हुँ, हूँ। हुँ, यूट्यूब पे जैसे अभी हुँ, पिक्चर आई थी ना ताली, तो हुँ, बार बार आ रहा है, आता होगा, कभी स्क्रॉल करोगे ना हुँ, फिलर्स के लिए, हुँ। तो दिखाएंगे कि सुष्मिता सेन का चेहरा खराब हो गया हाँ, फिलर्स हाँ, कराने से, हाँ, हाँ, है हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि सुष्मिता सेन ने ऐसी किसी एम्यूनिटीज़ में जाके ऐसी किसी जगह पे करा लिया होगा ना, कि उनका चेहरा खराब हो वो तो जाए। टॉप जगह तो जाएँगे ना। वो तो हुँ, मुझे लगता है कि उसने थोड़ा सा फेमिनिन लुक हटा करके थोड़ा मेल लुक अपने फेस पे देने के लिए, ताली पिक्चर के तो लिए। वो तो अभी हाँ, उनका तो एक वेब सीरीज़ आया था ना पूरा, ताली पिक्चर आया था। ट्रांसजेंडर उन्होंने रोल करना हाँ था उसके लिए। ट्रांसजेंडर वाला हुँ, रोल करने के लिए, हो सकता है हुँ, थोड़ा फेमिनिन लुक को कम करने हुँ, के हुँ, लिए, थोड़ा हुँ, मेल लुक लाने के लिए हुँ, उसने हुँ, अपना जो भी इन्हेंस हुँ, कराया हुँ, यहाँ से हुँ, चीक्स वगैरह, हुँ, तो हुँ, उसको लेकर के बहुत आता कंट्रोवर्सी है, हुई थी। बहुत हुँ, कंट्रोवर्सी आती है कि हुँ, फिलर्स कराने से सुष्मिता हुँ, सेन का चेहरा खराब हो गया। तो सुष्मिता हुँ। सेन ऐसा तो ना ना, ना, जाएंगी ना, ना। फिलर कराने, बेस्ट बेस्ट मैट्स जगह में। कराएंगी, हुँ, बेस्ट मटेरियल यूज़ होगा, हुँ, पूरा हुँ, पिक्चराइजेशन होगा उसका हुँ, कि पहले कहाँ हमें करना है, कैसा लुक आएगा। हुँ। तो मुझे तो और नहीं क्या होता है लगता। मैम फेस में? ए फेस आई में ऐसे ही हाँ, आईज में आई हो हो गया, जाता लिप हो है, गया। लिप में होते हैं, हुँ, आपके ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स के को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि एज के साथ आपके हुँ, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो हुँ, इसको इम्प्रूव करने के लिए फिलर्स का यूज़ किया जाता है। हुँ, बाकी फुल फेस लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, चिक्स में जो है चिक हुँ, बोन को इन्हेंस करने के लिए हुँ, हुँ। जो है आप फिलर्स का यूज़ किया जाता है। और नोज़ में शायद कुछ होता है? नोज़ में हाँ क्या होता है? राइनोप्लास्टी होती है, अगर आपकी होगा? नोज़ बहुत ज़्यादा चिपटी टाइप की है, हाँ, बहुत ही फ्लैट है, फ तो इसको जो है आप इंजेक्टेबल फैलापन या फिर क्या मतलब? नहीं, इसको उठा सकते हैं, थोड़ा ओके, सा इम्प्रूव कर सकते हैं, इस हुँ, शेप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। हुँ, तो ये सब फिलर्स की मदद से किया जाता है, जो कि बढ़िया। इस मतलब परमानेंट नहीं होता है, पर हाँ हुँ, 9 मंथ 1 ईयर के हुँ, लिए स्टे करता है, आप उसको रिपीट कराना पड़ता है। हुँ, फिलर्स एक्चुअली hyaluronic एसिड कंटेंट होता है, हुँ, तो और बहुत ही मतलब हुँ, सॉफ्ट और हुँ, होता है, और ये हुँ। वाटर को रिटेन करता है। तो अगर आप एक और मैम फिलर्स के साथ एक और नाम आता है बोटॉक्स का। बोटॉक्स ये का, क्या होता बोटॉक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिलर। है? हुँ, फिलर्स क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि उसको कहीं समथिंग फिल इज़ किया, हाँ, समथिंग समथिंग फिल, हाँ, हाँ, हाँ। समथिंग इज टू यूज टू फिल। हुँ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो हुँ, एज के साथ क्या होता है कि हमारा कोलेजन डिप्लीशन होता जाता है, तो हुँ, उससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो होती है रिड्यूस वो रिड्यूस हो जाती है। उसकी हुँ, वजह से क्या होता है कि जब हम बार बोटॉक्स बार ज़्यादातर मूवमेंट करते हुँ, हैं, हुँ, तो हुँ, वो एक परमानेंट टाइप के रिंकल्स और फाइन लाइंस बनने लगते हैं।
पहले से ज़्यादा बनने लगते हैं, क्योंकि अगर हमने थोड़ी मूवमेंट कराई, पहले थोड़े रिंकल्स आते हाँ। थे, एज के साथ वो ज़्यादा आने लगते हैं। तो बोटॉक्स का वर्क यहीं पर होता है कि अगर आप उसको इंजेक्ट करा लेते हैं पर्टिकुलर जगहों पर कुछ अमाउंट में, तो वो जो है उस जगह की मसल्स की मूवमेंट को थोड़ा सा मूवमेंट्स को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से आपके जो रिंकल्स हैं वो नहीं आते हैं। तो बोटॉक्स की मतलब बोटॉक्स कराने की अगर आप एज पूछें कि क्या होती है, तो ऐसे कोई एज उसकी नहीं है, बट यूजुअली लोग कराते तो 40 टू गेट रिड ऑफ रिंकल्स। हाँ, टू गेट रिड ऑफ रिंकल्स 40 के बाद कराते हैं। लेकिन बोटॉक्स का रोल दोनों जगह ही होता है, प्रिवेंशन के लिए भी है और ट्रीटमेंट के लिए भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस दे करके बात करने वाले इंसान हो, तो डेफिनेटली आप जितना एक्सप्रेशंस दे रहे हो वो आगे चल के आपके जो मसल मूवमेंट्स हैं, जो आपकी लाइंस हैं, वो जो आपकी डायनेमिक लाइंस हैं, वो कहीं ना कहीं चल के आपकी स्टैटिक हो जाएंगी, परमानेंट हो जाएंगी। तो आप इसका यूज़ कम एज में भी कर सकते हो फॉर प्रिवेंशन के लिए, और ज़्यादा एज में तो आप उसको एज ए ट्रीटमेंट यूज़ ही करोगे, एंटी रिंकल्स। तो मैं फिलर्स और बोटॉक्स के अलावा भी और कुछ कॉमनली यूज्ड कुछ और होता है? बहुत सारे कॉस्मेटिक कॉमन जो लोग यूज़ करते हैं। जो कॉमन यूज़ करते हैं अभी तो कॉमन यही है। अदरवाइज अगर आप ऐसे पूछो कि कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में क्या ट्रीटमेंट्स ज़्यादातर हो रहे हैं, तो ज़्यादातर हेयर फॉल के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, GFC है, PRP है, इस तरीके के जो ट्रीटमेंट हैं, थेरेपी हैं, वो ज़्यादातर हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा पेशेंट अगर देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा पेशेंट पिगमेंटेशन, एक्ने, पिगमेंटेशन और हेयर फॉल के हैं फतेहपुर में। अगर हम देखें फतेहपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट इस चीज़ के हैं। हाँ, गोरा होना चाहने वाले पेशेंट भी आ जाते हैं बीच बीच में। फ़ोन पे तो बहुत सारे लोग अगर आप पूछते हैं कि कैसे गोरा हो सकते हैं, बट जैसे ही उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप मोटिवेट करने की कोशिश करते हो या समझाने की कोशिश करते हो, तो वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं। यूज्ड हो गए ना क्विक रिजल्ट्स के। हाँ, यूज्ड हो गए लोग। हाँ, सभी को कोई क्रीम बताओ लगाए गोरे हो जाए। इतना मत बताओ कि नहीं, प्रोसेसेस मत बताइए। हाँ, तो ये चीज़ तो है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा पेशेंट क्या हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या डिमांड है हमारी सिटी के हिसाब से, तो वो यही है कि जो है आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन मेलाज्मा का प्रॉब्लम है, और थर्ड आपका एक्ने का प्रॉब्लम है। तो सबसे ज़्यादा एक्ने और एक्ने स्कार भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्कार होते हैं, ट्रीटमेंट हो सकता है। स्कार को आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप 100% स्कार रिमूव नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको जब एक्ने हो रहे हैं तो आपको अपने एक्ने का ट्रीटमेंट लेना है, ताकि आप उसके कंसिक्वेंसेस जो उसका एक्ने स्कारिंग है आप उसको कम से कम होने दो, क्योंकि 100% स्किन को क्योर नहीं किया जा सकता है कि आप उसको सोचो कि आपका बिल्कुल आप सेम एज बाल्डनेस। हाँ, बिल्कुल 100% कहाँ हो जाता है। 100% रोक लो उसको बीच में, आप उसको बीच में रोक सकते हो। आप जब तक 4th स्टेज तक हो तब तक के आप उसको जितना लॉन्ग टाइम रोक सकते हो आप रोक लो। अगर आपने नहीं रोका और आपने सोचा कि आप 4th स्टेज के पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, तो फिर आपको अपनी लाइफ में 2-3 बार हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। ये डिपेंड अपॉन पेशेंट। ये तो हमारी आपकी लाइकिंग पे है कि हम अपनी लाइफ में किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हमारे लिए बाल इम्पोर्टेंट तो कुछ लोग कराते भी हैं 2-2 बार। वरना तो आज बाल्डनेस का ही फैशन आ गया है। द रॉक द लेजेंडरी एग्जांपल। वो तो पूरा निकाल देते हैं बालों को। और लड़कियों को पसंद भी बहुत ज़्यादा, वो मस्कुलर है, पूरा बाल्ड है ना। एक और नाम आया एंड्रू टेट का, वो भी पूरा शेव करके रखे हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़े स्टार्स हैं, और हालांकि बात है अब तो बैन वैन हो गया, तो अब तो वो है। तो हमारे बॉलीवुड में कोई गंजा क्यों नहीं होता है? बॉलीवुड में गंजा? हाँ, सबने करा रखे हैं गंजे हैं तो कौन? राकेश रोशन पूरे गंजे। ओके। ऋतिक रोशन के पापा बहुत टाइम से पूरे गंजे हैं। बट ही इज अ डायरेक्टर ना। हाँ, मैं एक्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ। पहले एक्टर ही हुआ करते थे वो। पहले तो एक्टर थे, लेकिन अभी बाद में वो फिर उनकी प्रायोरिटी नहीं थी ये। लेकिन अभी काफ़ी जगह मैंने देखा था अक्षय कुमार बहुत डीपली बाल्ड हो गए थे, तो उन्होंने अपने कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह कराया हो गया हेयर ट्रांसप्लांट। सलमान खान का हो गया था। इसका बहुत आता है, रणवीर कपूर का। रणवीर कपूर इज बाल्ड।
रणवीर ओके। कपूर को है प्रॉब्लम। उनको देख के तो लगता नहीं लगता है, नहीं है नेचुरल लगते हैं नहीं, कितना। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। उसकी स्टोरी पूरा मैंने कई बार हाँ पढ़ी है। हाँ। तो रणवीर कपूर जो ओके। है उनको है मतलब प्रॉब्लम। मैंने तो दो लोगों का उन्होंने देखा है, मैंने हेयर, सलमान खान का देखा है बाल्डनेस, न्यूज़ में काफ़ी आर्टिकल्स, काफ़ी जगह फोटोज मैंने देखी हैं। सलमान खान का नहीं देखा। मैंने सलमान खान का और अक्षय कुमार का देखा है। रेखा मैम है, वो बोटॉक्स वगैरह बहुत ही उसके हम्म। लिए कराती हैं। और आप जितेंद्र को देखिए, ओल्ड में जितेंद्र, वो। और मैं तो मतलब पता नहीं, लेकिन हाँ। नीता अंबानी, ओके। नीता अंबानी इज़ हम्म। वेरी फाउंड ऑफ दीज थिंग्स। हाँ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। उनको हम्म। बोटॉक्स वगैरह ज़रूर होंगे, आईब्रो लिफ्ट और न जाने क्या क्या सब कुछ होगा उनका। तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट वहाँ तो बहुत पॉपुलर है। हम्म। बट मेरा हमेशा से ये सोचना रहा है कि हम्म। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट सिर्फ ये बोटॉक्स और अपने फ़तेहपुर में कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, हाँ। जो कि आजकल के लड़के या लड़कियों के जो हम्म। स्ट्रेस के कारण जो उनको डिप्रेशन होता है लुक्स को लेकर के, उस चीज़ों को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है। और कुछ पेशेंट्स आती हैं, कुछ लड़कियां कुछ लड़के आते हैं जिनको सच में ज़रूरत है कि हाँ उनको शादियाँ नहीं होती बच्चों की। उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको कुछ थोड़ा सा ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए। और उसमें से सबसे जो ज़्यादा होता है वो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, एक्ने एक्ने स्कार का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बहुत सी लड़कियां आती हैं जिनको पिगमेंटेशन खुद की का सेल्फ प्रॉब्लम होती कॉन्फिडेंस है, कम हो जाता है, सेल्फ अगर हम अच्छे दिख रहे हैं ना तो कॉन्फिडेंस, कोई हाँ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम्म। आप डिप्रेशन में चले जाते हो। लोगों से मिलना, लोगों से सोसाइटी मिलना। का प्रेशर भी हाँ। बहुत होता है, ऐसे हम्म। में किसी ने बोल दिया तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम हाँ अवॉइड कर देते हैं कहीं पार्टीज़ में जाना, कहीं किसी सोशल फंक्शन में जाना, हम लोग वो कि लोग मेरा, अवॉइड हाँ करने मेरा लगते हैं क्रश कि आने इवन वाला है जब तो मैं कैसे जाऊँगा। पिगमेंट्स जब पिंपल्स आते हैं तभी बच्चे जाना बहुत अवॉइड करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारे आजकल पिंपल्स निकले हुए हैं। तो मैम लोगों के अनवांटेड पार्ट्स में हेयर हो जाते हैं, अपर लिप्स में हो गया, यहाँ पे हैंड्स में हो गया, गर्ल्स के बहुत सारे अनवांटेड जगह होते हैं जहाँ पे हेयर आ जाते हैं, तो उन्हें कैसे हटा सकते हैं वो। ये सबसे ज़्यादा तो बियर्ड्स में हेयर, गर्ल्स में। मुस्टैचेस गर्ल्स गर्ल्स में। में, ठीक है, या इस एरिया में हम्म। हेयर्स का आ जाना, हम्म। ये सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए एम्बैरेसिंग है। हम्म। हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ये तो कॉमनली बहुत दिनों से चला आ रहा है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, हम्म। मतलब अभी जो लाइफ स्टाइल है, हम्म। जो हार्मोनल चेंज है, हम्म। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से जो पीसीओडी की प्रॉब्लम लड़कियों में हो रही है, हम्म। और जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ऊपर हम्म। नीचे होता है, हम्म। उसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ, थिक हेयर, हम्म। जिसमें आपका हार्मोन फीमेल हार्मोन से जो है मेल हार्मोन की तरफ शिफ्ट हो टेस्टोस्टेरोन, जाता है, टेस्टो। टेस्टोस्टेरोन हम्म। हार्मोन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम्म। दोनों ही जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों एस्ट्रोजन, ही टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, हम्म। लेकिन उनके लेवल अलग अलग होते हैं। जब ये हम्म। लेवल हम्म। चेंज होने लगते हैं, हम्म। मेल मेल वाला हम्म। हार्मोन फीमेल्स में आने हम्म। लगता है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेशन वो अपने एक्सप्रेशंस देने लगता है, तो फिर ये हेयर ये ग्रोथ की सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ आती हैं। जाती है। और ये बेसिकली लड़कियों में आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम के साथ, उनके वेट गेन के साथ, उनकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से, जो सब आ उस रहा है। सारी लाइफ स्टाइल की वजह से, हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है। तो ये जो हेयर अनवांटेड हेयर होते हैं, इसके लिए अभी जो लेटेस्ट में हेयर रिडक्शन का ट्रीटमेंट है, हम्म। जो कि आप लेजर के थ्रू जो है लेजर हेयर रिडक्शन परमानेंटली। करा सकते हैं। हाँ, ये परमानेंट होता है। हम्म। बट इसको लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिथ, लड़कियां हाँ मिथ लड़के शेयर कर दीजिए। हाँ आते ही हैं कि मैम मैं अपना लेजर हेयर रिडक्शन कराना चाहती हूँ, बट उनका दिमाग में, माइंड में ये होता है कि हम जाएंगे मैम के साथ, मैम के पास, और मैम के पास एक मशीन होगी जिससे वो ओके। बस ऐसे करेंगी और फिर लेजर हेयर रिडक्शन हाँ हो जाएगा। पर हाँ। ऐसा नहीं होता है। ओके। उसके लिए आपको सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं, आपको कई सिटिंग्स में आपका जो है धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है काफ़ी हद तक। तो जो कभी कभी क्या होता है कि पूरे हेयर्स ही ख़त्म हो जाते हैं, कभी कभी जो थिक हेयर होते हैं वो थिन हेयर्स में दैट टेक टाइम। चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें आपको सेटिंग्स लगती हैं, एक सेटिंग में काम नहीं होता है। तो ये मैं इसके थ्रू बताना चाहूँगी, इसको लेकर के लोगों को बहुत मिथ मेरे है। कुछ फीमेल्स फ्रेंड्स हैं, मैंने उनके में देखा था कि अगर उनके यहाँ पे हेयर्स हैं या फिर और दूसरी जगह हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रीम प्रेफर करती हैं, हाँ हाँ मीट जैसे हो गया, क्रीम हाँ प्रेफर करती हैं। दूसरा दे प्रेफर टू शेव,
इट, हम्म। बट वो फिर 2-3 दिन में और वो खराब लगता है उससे ज़्यादा। हाँ, शेविंग के बाद जो बाल आते हैं लड़कियों में शेविंग के वो ज़्यादा बाद क्योंकि थिक समझ में थिक हाँ लगते हैं। पहले तो ये बड़ा हो गया तो उतना नहीं खराब लगता, लेकिन जब वो रीग्रो होता है ना रीग्रो तो होते और हैं तो खराब थोड़े लगता है। समय के लिए खराब लगते हैं, फिर वापस वो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन जब वो निकलना शुरू होते हैं तो थोड़ा सा अकवर्ड लगते हैं, टच करने में भी हम्म। वो खराब होते हैं, बट आप दे आर अगर टेम्परेरी हाँ सॉल्यूशंस। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि इतना ट्रेंडिंग यहाँ तो नहीं है, हम्म बट जैसे कुछ लड़कियाँ वैक्सिंग कराते हैं, तो वैक्सिंग के बाद उनको स्किन में बम्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे यहाँ क्लिनिक पर भी लड़कियाँ आती हैं, कहती हैं मैम मैं वैक्सिंग कराती हूँ तो मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, या तो स्किन साथ में जो है वैक्स के निकलने की प्रॉब्लम हो जाती है किसी किसी को, या किसी को वैक्सिंग एक्चुअली स्किन निकल जाती। हाँ एक्चुअली मतलब एकदम थिन लेयर उनकी ओके स्किन की निकल सकती है ओके वैक्स के ओके। हाँ साथ। हाँ तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है। अब वहाँ से जहाँ से आपकी वैक्स के थ्रू अगर गलती से निकल गई तो फिर वहाँ पे आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये है कि कुछ लोगों को रिमूव कराने पर जो है हेयर फॉलिकल्स की जगह पर छोटे 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 बम्स हो जाते हैं, दाने जैसे निकल आते हैं, तो वो काफ़ी दिनों तक फिर वो बने रहते हैं, या फिर वो उनको वहाँ वहाँ पे पिगमेंट्स छोड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो है उनके लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि वो लोग लेजर हेयर रिडक्शन का सहारा ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को इट सॉल्व इज करने इट इज के लिए। सेफ। सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। इसमें लेजर जो होते हैं आपकी स्किन को बिना कुछ भी हार्म टच कर किए सीधे आपकी स्किन के अंदर जो है हेयर फॉलिकल और स्टेम सेल को जा करके डैमेज टारगेट करता है, करती है, डैमेज करता है। डैमेज करती है, जिससे धीरे 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 करके हम्म। आपकी हेयर ग्रोथ रिड्यूस होती सिर्फ चली हैंड्स जाती के है। बात करने की ओवरऑल हैंड मैंने की जब बात की ओवरऑल सभी जगह फेशियल 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 हेयर। हेयर ग्रोथ के लिए हाँ, लेकिन फेशियल हेयर के लिए भी मैं ये कहूँगी कि उसका एक रीज़न है, पहले उस रीज़न को हटाना है। मतलब अगर आपको पीस हाँ। हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसके बाद आप इसको फिर आपको कराना बहुत पड़ेगा। कॉमन हो ऐसा नहीं गया है कि आज। आपको पीसीओडी आपने ठीक करा लिया तो आपके हेयर्स अपने आप सही हो जाएंगे, वो अपने आप नहीं सही होंगे, तब फिर आपको उसको ठीक कराने के लिए आपको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बहुत कॉमन हो गया मैम, हर हाँ दूसरी लड़की के पास सुनने को मिलता है मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीसीओडी अभी पीसीओएस मेरे नहीं पास बहुत हम्म इतने सारे रखे हुए हैं लड़कियों के रेजर्स। जब वो सिटिंग्स पे आती हैं तो उनका जैसे करना होता है, तो काफ़ी लोगों के रेजर्स रखे हुए हैं। तो जब हम उसको, अब मैं भूल गई, जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे थे ना सबसे कॉमनली पेशेंट्स कौन से आते हैं, तो पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार, हेयर फॉल, और उसके बाद यही इसी का नंबर है कि आपके फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम ओके। बहुत है, काफ़ी है। बॉयज़ में क्या आते हैं? बॉयज़ में तो हेयर से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होती नहीं है। कुछ लड़के आए बाल्डनेस थे मेरे पास, नहीं उनको तो हेयर वाली प्रॉब्लम, बार्डनेस वाली प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा हाँ दे वांट हेल्दी स्किन, ग्लोइंग हाँ, स्किन। हेल्दी ग्लोइंग स्किन। हम्म कुछ है कि मतलब एक शेप होता है ना बियर्ड का, कुछ लोगों को पूरे यहाँ तक बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा ओके हाँ लड़कों को हाँ हाँ बहुत ज़्यादा हाँ, ऊपर एक्सेसिव तक हेयर्स हाँ, होते हैं एक्सेसिव ऊपर। हेयर्स हाँ। तो वो कुछ लड़के आए कि मैम मेरा क्या होगा, तो उनको यही लेजर हेयर रिडक्शन हो सकता है उनके फॉर लिए। बॉयज ऑल्सो। हाँ बॉयज ऑल्सो, उनको जो आप लेजर बियर्ड शेपिंग इसको कहते हैं, तो आप लेजर बियर्ड शेपिंग करा सकते हैं। तो परमानेंट मतलब तो खर्चा उसमें बच भी गया ना। सिटिंग्स होती हैं, अच्छा, उसमें भी कितनी बार आना सिटिंग्स पड़ता होंगी। है? उसमें भी डिपेंड करेगा कि कैसी ठीक, ग्रोथ आ कितनी रही थिक है है, आपकी? कितनी थिक है, हम्म कितने टाइम में हो रहा है। स्किन के कलर पे डिपेंड करता है सबसे ओके। ज़्यादा। तो जो लेजर वर्क करता है वो स्किन के कलर के अकॉर्डिंग, अगर आप फेयर कलर है और आपका डार्क हेयर है तो उतनी ही कम सिटिंग लगेंगी आपको। अगर आपका शेड डार्क है तो डार्क में डार्क हेयर को कम करने में ज़्यादा सिटिंग्स लगेंगी। तो स्किन के कलर पे बहुत डिपेंड खर्चा करता बच है। जाता है ना, एक बार पूरा सेट हो गया है ना। आप पूरा यहाँ पे करते होगे बकायदा है ना, एक शेप हाँ, बना देते होगे शेप बॉयज का। बना के फिर जितना करना है उसमें शॉर्ट्स दे यहाँ दिए का जाते कि हैं। ऊपर का भी, नीचे का भी, हर जगह का? यहाँ कर जिसको जैसी ओके लाइकिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बट इतना ट्रेंडिंग नहीं है यहाँ पे यहाँ फतेहपुर नहीं है, में। बट टीयर 1 सिटीज में इट इज हैपनिंग है हाँ ना। इट्स मैंने खुद हैपनिंग। वीडियोस देखी बहुत सारी। हाँ लेजर बियर्ड शेपिंग होती है। तो बॉयज़ में ये कॉमनली यूज्ड है, और कॉमनली पेशेंट्स आपके यहाँ पे आते हैं, और गर्ल्स में? गर्ल्स में तो ये है, बॉयज़ में तो बेसिकली वही एक्ने स्कार और हेयर फॉल, अगर देखा जाए तो ये कॉमनली। है कॉमन पेशेंट जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। बाकी कभी कभी ग्लो है, टैनिंग है, टैनिंग के आते शादी होने हैं, वाली है। टैनिंग के आते हैं। हाँ हाँ शादी वाले तो आते हाँ, ही शादी हैं। होने वाली है मैम, डू समथिंग अबाउट अबाउट अस। टैनिंग वाली प्रॉब्लम लड़कों में बहुत अच्छा हाँ रहती मैम, है। एक सेगमेंट इसको इसको देख लेते हैं कि अगर किसी की शादी आ रही है तो उसे क्या क्या करा लेना चाहिए, तो मतलब
एक डर्मेट के पास या फिर आपके पास आके क्या करा लेना चाहिए अभी टू अगर टू लुक ग्रेट इन देयर शादी? अभी तो बहुत मतलब हम्म। आप बहुत चीज़ें करा सकते हो। सबसे मेन तो लड़कों में टैनिंग ही होता है। ओके। ठीक है। अंडर आई डार्क सर्कल्स का हम्म। प्रॉब्लम है, अगर हम्म। डीप सेट्स आई की वजह से तो आप फिलर करा सकते हो। हम्म। कुछ लोगों को क्रॉस फीट्स की प्रॉब्लम बहुत होती है कि हंसने पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, तो ब्यूटॉक्स करा सकते हैं। हम्म। उसके अलावा यहाँ पे मेडिफेशियल्स होते हैं, हम्म। और वो आप करा सकते हैं, उससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्किन के ग्लो को। इसके अलावा मेरे यहाँ पर हॉलीवुड फेशियल एक होता है, कार्बन पील होती है, अभी कोरियन ग्लास बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है में। ट्रेंडिंग में, तो वो हो सकता है। प्लस और एक आप लेजर्ड बियर्ड शेपिंग करा सकते हैं बॉयज में और बॉयज़ के गर्ल्स में, लिए। गर्ल्स की शादी हो रही है तो गर्ल्स के लिए भी बहुत कुछ उनके है, लिए तो उनके लिए तो सभी कुछ है। कुछ मेजर बता सकते हैं कि गर्ल्स के लिए मेजर तो शादी आ रही तो क्या क्या करवा शादी सकते आ हैं? रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तो वो यही करा सकते हैं कि आप अपना हाइड्रा फेशियल करा सकते हैं, या आपकी स्किन अकॉर्डिंग टू योर स्किन यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं ये नॉर्मल फेशियल जैसे नहीं होते हैं, मेडी फेशियल्स होते हैं। इसमें आपका जो भी स्किन कंसर्न होते हैं ना, वो हमेशा डीपर लेयर से रिलेटेड होते हैं। जो भी आपके स्किन कंसर्न है, जैसे आपको पिगमेंटेशन तो दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे एपिडर्मल पिगमेंटेशन है और डर्मल पिगमेंटेशन है, लेकिन इसके अलावा जो आपकी एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, आपकी सेबेशियस ग्लैंड है, वो भी आपकी डर्मिस लोअर लेयर में होती है। आपके जो जितने भी कोलेजन हैं वो आपकी लोअर लेयर में है, तो जितने फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी डीपर लेयर से रिलेटेड होती हैं, और जो मेडिफेशियल्स होते हैं वो आपकी डीपर लेयर पे ज़्यादा काम करते हैं, ना कि अपर लेयर पे। तो कितने दिन पहले तो आना चाहिए शादी से पहले कि अगर आपको बेस्ट वो दिखना है तो अपनी शादी पे? डिपेंड करता है, बट मेरा एक सजेशन रहेगा, आप कभी भी अपनी शादी पे बिल्कुल जाके पहली बार सारा चीज़ें ना कराएं। ओके। हाँ, कभी बर्थडेज शादी के वगैरह, पहले ट्राई कर लेना चाहिए, बर्थडेज क्योंकि वगैरह में? अब बर्थडे वगैरह नहीं, मतलब अब जैसे शादी प्लान हुई है तो उसके कुछ दिन पहले आप कर लो, क्योंकि आपकी स्किन कैसी है, किस प्रोडक्ट को कैसी रिएक्ट कर सकती है, आप एक्सपेरिमेंट करने का टाइम। एक्सपेरिमेंट करने का थोड़ा टाइम लेकर चलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे मैम मैंने तो आज तक अपने फेस पे कुछ कराया ही किया नहीं ही है, नहीं है। बस आज आप मेरा कुछ ऐसा कर दीजिए मैजिक कर दीजिए। कि बस हो जाए। हाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे मैं यहाँ के लिए हो चाहे पार्लर के लिए हो। ये मेरा एक कॉमन सजेशन है कि आप पहले चीज़ों को ट्राई कर लो, ताकि जो डे है, जो आपका स्पेशल डे और स्पेशल बन जाए, स्पेशल डे, आप उस पे आपके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करो, गड़बड़ ना हो जाए। पता चला आप स्पेशल डे पर ही के 2-4 दिन पहले ही पहुंचे हो, आपने बस फेशियल करा लिया, एक्ने प्रोन स्किन थी, पता चला पिंपल्स निकल आए, अब क्या होगा, वर्स्ट हो गया। वर्स्ट हो गई कंडीशन। तो आपको पहले से सारी चीज़ें पहले एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। मतलब कितना बढ़िया, मतलब साल भर पहले से? नहीं, एक साल दो भर बार पहले विजिट नहीं, कर। एक दो विजिट पहले होनी चाहिए, कहीं भी होनी चाहिए, कॉस्मेटिक क्लिनिक पे हो या पार्लर में हो, आपकी एक आध विजिट पहले होनी चाहिए। मैम ये चीज़ बढ़िया थी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू, डर्मेट्स और मतलब पार्लर्स वगैरह, क्या डिफरेंस होता है इनके और आप में? डर्मेट्स जो हैं वो फुली क्वालिफाइड स्किन डिजीजेस पे काम करते हैं। अभी अगर आप डर्मेट हैं तो उसके बाद भी आपको कॉस्मेटोलॉजी वाला कोर्स करना पड़ता है। कॉस्मेटोलॉजी में आपका कई सारी चीज़ें हैं, ट्राइकोलॉजी है, स्किन पर आप काम करते हो, हेयर में आपका ट्राइकोलॉजी हो गया, और फिर लेजर्स पे आप काम करते हो। लेजर आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, लेजर मशीन्स हैं, तो आप उस पे काम करते हो। तो अगर आप डर्मेट भी हो तो भी आपको इसका अलग से पूरा कोर्स करना ही पड़ता है। तो अभी ये कोर्स जो है MBBS डॉक्टर हैं, BDS डॉक्टर हैं, सभी के लिए ओपन है। तो आपको मतलब आप ये कोर्स करके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप पार्लर में जो भी ट्रीटमेंट कराते हो वो आपकी ऊपर की लेयर पे वर्क करते हैं, आपको कुछ इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपर की लेयर पे ही जो भी वर्क हो रहा है वो ऊपर की लेयर पे हो रहा है। हम ही क्या है, हम लोअर लेयर पे काम करते हैं, प्लस आप इंजेक्टेबल्स कर सकते हैं। और रहा सवाल डर्मेट्स का, तो वो भी कोर्स करते हैं और वो भी ये सारी चीज़ें करते हैं, और हम लोग भी ये सारी चीज़ें करते हैं। और नॉर्मल पर्सन उसको इसकी उतनी नॉलेज नहीं है, नॉर्मल पर्सन है,
अब उसको कुछ स्पेशल दिन आ रहा है या फिर कोई उसको अच्छा दिखना है उसको, तो कहाँ जाना चाहिए उसको, पार्लर या फिर आप लोग के अब पास? देखिए, अगर कोई वैसे आपको, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपके मैं वही बजट जानना पे चाहता हूँ, डिपेंड वही मैं करती जानना है, चाहता हूँ। हाँ। प्लस आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अब जैसे फिलर्स हैं या बोटॉक्स हैं या थ्रेड्स हैं, इस तरीके का कुछ ट्रीटमेंट कराना है, आपके फेस पे कोई मोल है, कोई टैग है, या कोई ये सब तो पार्लर्स में नहीं हो सकता ना? पार्लर्स में नहीं हो सकते, आपको पिगमेंटेशन है, मिलाज़्मा है, हम्म, और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें ट्रीट नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि पीलिंग कराना है, टैनिंग दूर करानी है जल्दी से, आप लाख डी टैन, फेस पैक और पता नहीं क्या क्या आते हैं वो सब यूज़ करें, लेकिन उनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट कि आपकी ऊपर की जो डेड स्किन लेयर्स को निकालते हैं, उतना ही होता है ज़्यादातर। बाकी जो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ये तो आपको कॉस्मेटिक क्लिनिक में ही मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? कैसी है। बढ़िया बढ़िया। तो मैम अगर किसी को आपके जैसा कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना है, कैसे बन सकता है? पहली बात तो उनके पास क्वालिफ़िकेशन होनी क्या चाहिए। होना चाहिए, बेसिक क्या होना हाँ, चाहिए? बेसिकली या तो वो एमबीबीएस हो, हम्म, बीडीएस हो, उनके पास इस तरीके की कोई प्रोफेशनल ट्वेल्थ डिग्री। के बाद क्या करना चाहिए? ट्वेल्थ में, 11 ट्वेल्थ में साइंस होना चाहिए, पीसीएम या हाँ, पीसीबी? पीसीएम, पीस पीसीबी, पीसीबी पीसीबी पीसीबी, पीसीबी। सॉरी, हाँ पीसीबी हो, फिर हाँ आप अगर वैसे तो अभी जो भी कोर्सेज़ हैं वो बीडीएस या एमबीबीएस लोगों के लिए हैं। हाँ कुछ लोग जो हैं बीएचएमएस या बीयूएमएस लोगों को भी करा रहे हैं, बीएमएस लोगों को भी करा रहे हैं। तो कुल मिला के आपके पास एक मेडिकल डिग्री होनी है ओके। पहले। तो कुल मिला के आपके पास पहले एक मेडिकल डिग्री होगी, उसके बाद आप कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग एकेडमीज़ हैं, उसमें आपका जो है ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ऑफलाइन कोर्सेज़ हैं, हैंड्स ऑन हैं, कोई 10 डेज़ का है, कोई 15 डेज़ का है, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आप क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं क्या कॉस्ट आपको। आती है एक नॉर्मल इंडियन को, क्या कॉस्ट आएगी टू बी अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट? काफ़ी खर्चा आ जाएगा आपका, क्योंकि अगर एक कोर्स करोगे तो कम से कम 1-1.5 लाख का तो आना ही आना है। फिर उसके बाद आपको अपने स्किल को थोड़ा इन्हेंस करना है, सारी चीज़ें, तो आप अलग अलग भी फिर से करते हो उसको, तो फिर आपको हर एक चीज़ में अलग अलग पेमेंट स्पेशलाइज करना है। फिर अभी नए नए इनोवेशंस आते ही रहते आते हैं, रहे नई हैं, कोर्स चीज़ें बढ़ आती रही रहती हैं। हैं, तो आपको वो भी लेके चलना है, तो काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट काफ़ी एक है। कुछ फिगर दे सकती हैं कि हाँ, एक कोई बच्चा अगर बनना करना चाहता है तो क्या इन्वेस्टमेंट लग सकती है? पहले तो आपको मेडिकल डिग्री चाहिए सबसे, चाहिए हाँ हाँ हाँ। पहले तो मेडिकल डिग्री चाहिए। मेडिकल डिग्री के बाद फिर आपको मिनिमम मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए तो ओके। करने ही पड़ेंगे मेडिकल डिग्रीज में इन्वेस्ट। क्या, एमबीबीएस, बीएमएस? मेडिकल डिग्री सो सब सारी ओके मेडिकल ओके ओके डिग्री ओके ओके। में ही करा रहे हैं। हम्म। ये डिपेंड करता है एकेडमी टू एकेडमी की, किसको प्रेफर कर व्हाट रहे इज हैं। क्या फ्यूचर है इसका आगे? फ्यूचर फ्यूचर तो काफ़ी है, बट जिस हिसाब से देख रही हूँ सैचुरेशन भी बहुत दिख रहा है। ओके। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, फ़तेहपुर में भी काफ़ी लोग हैं जो इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए फाउंड आउट हैं, और धीरे धीरे करके अभी कराएंगे भी। अवेयरनेस कम है यहाँ पे टीयर अवेयरनेस 3 थोड़ी कम है, से लेकिन सिटी में। फिर भी मतलब नॉट बैड। फ्यूचर ब्राइट है, बिकॉज सबको फ्यूचर, अच्छा दिखना ही है। हाँ फ्यूचर तो है। आप अपनी कुछ वीडियोस हमको शेयर कर सकती हैं जिसमें आप जो ट्रीटमेंट्स कर रहे हो हमको दिखा सकते हैं आप? ओके, ये जैसे ये बच्चा था, इसको हम्म टैग का प्रॉब्लम था, इसको ओके। मैंने रिमूव किया है ना, हम्म आफ्टर रिमूवल। हम्म। ऐसे ही ये ये क्या है मैम? ये भी ये स्किन टैग है इनको। हिंदी में क्या हाँ, कहते हैं? दा वो मसा? मसा मसा मसा? कह सकते हैं, मसा, है ना। अच्छा। ये भी लोग रिव्यू करवाते हैं? हाँ, ये तो बहुत रिमूव कराते हैं क्यों लोग। होता है मैम ये? ये साइन ऑफ एजिंग ही है। हम्म। बाकी सेल्स का कलेक्शन हो जाता है एक पर्टिकुलर मैम जगह यंग पर। लोगों में तो नहीं देखने को मिलता ये? यंग लोगों में कम होता कम है, होता है। कुछ लोगों को ये हम्म। गॉड गिफ्टेड होता है, बढ़िया बढ़िया प्रेजेंट ही होता है। जैसे अभी बढ़िया। जैसे मैंने वो बच्चे का दिखाया, उसको तो वो जन्म हम्म से था, जब वो पैदा हम्म हुआ तभी उसको प्रेजेंट था। हम्म। ये जैसे ये पीलिंग प्रोसेस है, ये क्या है मैम, पील पीलिंग? कर रही हूँ मैं पेशेंट को। स्कार्स बढ़ रहे हैं? हाँ, एक्ने, ये एक्ने के लिए, एक्ने ओके। एक्ने हाँ स्कार्स को रिमूव हाँ। कम करने के लिए। हम्म। ये टैटू रिमूव, टैटू रिमूव। कुछ लोग हाँ टैटू बनवा लेते हैं, फिर उसके हाँ बाद उन
अनसेटिस्फाई हो जाते हैं अपने टैटू से। तो हाँ, मैं टैटू वालों को ये बोलूँगी कि टैटू के लिए भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको ये होता है कि शायद ऐसी कोई मशीन होगी और पूरा जिसको बस वो मैम या जो भी होगा उसको मारेगा और वो टैटू ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि टैटू रिमूव करना मतलब ये भी सिटिंग्स का काम होता है और टैटू भी धीरे धीरे जाता है। तो मैं लड़कों को बोलूँगी, मेरा एक क्लासमेट था जिसने जिसने टैटू करवा ली तो वो रिमूव करवा रहा, तो उसको 2-3 बार वो गया लेकिन अभी तक उसका गया नहीं है ठीक बिल्कुल से। वो जाता नहीं है और टैटू बहुत परमानेंटली कभी जाता है ये? हाँ जाता है बट सिटिंग्स लगती हैं। उसका बहुत सारा साइंस होता है उसके पीछे टैटू रिमूव करने के लिए। वो आपकी बॉडी के किस जगह पे बना है, आपका ड्रेनिंग जो उसका लिम्फ नोड है वो उसके कितने पास है, आपकी स्किन का कलर कैसा है, आपने टैटू कितना प्रोफेशनल उसमें बनवाया हुआ है, टैटू की मशीन ने उस टैटू की इंक को कितना डीप डाल रखा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं उन स्पेशली उन लड़कों से, वही लड़के आते हैं ज़्यादातर इसको कराने के लिए, टैटू रिमूव कराने के लिए, जो कि मतलब उनको आर्मी की जॉब में या पुलिस की जॉब में जाना होता है जहाँ बिल्कुल भी टैटू अलाउड नहीं होता है। तो वो बेचारे फिर वो मजबूरी में रिमूव कराने आते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं। तो टैटू बहुत सोच समझ के बनवाएं। सबसे मैं यही कहूँगी कि टैटू काफ़ी सोच समझ के बनवाएं। ये भी आप रिमूव कर रहे हो ना टैटू? ये जैसे ईयर लोब रिपेयरिंग। अच्छा ये हाँ, जो ये कान के छेद छेद जो बड़े हो जाते, बड़ा हो जाता है तो आप उसको करा सकते हैं इस मैम तरीके कैसे से। क्या होता है, छोटा हो जाता है ये? हाँ, सर्जिकली आप इसको ख़त्म करते हैं और फिर वापस उसको करना पड़ता है। तो ये करा सकते हैं और कुछ वैसे भी होते हैं। ये तो सर्जिकल हो गया, कुछ जो है बिना उसके भी हो जाता है। ये लेजर हेयर रिडक्शन है, जैसे ये अनवांटेड हेयर लेजर हेयर रिडक्शन। ये इसके चिन के पास में जैसे पेशेंट को बहुत ये ज़्यादा हेयर्स क्या की प्रॉब्लम है। बॉय है कि गर्ल है? गर्ल है ये, गर्ल है। ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं, बॉयज़ का तो कम है। ये जैसे एक्ने ट्रीटमेंट है। इससे तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें एक्ने आ रखे काफ़ी हैं। ज़्यादा एक्ने है, लेकिन जो है कई सिटिंग्स के बाद जो है इसमें ये एक्ने इस तरीके से इनके ठीक हो गए। हाँ, काफ़ी रिड्यूस हो गया। काफ़ी रिड्यूस हो गए। तो इस तरीके से है काफ़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जीएफसी ट्रीटमेंट है ये। ये हेयर फॉल को रोकने के लिए होता है। हेयर फॉल को रोकने के लिए? हेयर रीग्रोथ, हेयर फॉल को रोकता है। हेयर रीग्रोथ भी हो जाती है। कहाँ इंजेक्ट करते हैं ये? इसको आपके स्कैल्प में, जहाँ पे आपको बाल्डनेस हो रही है, जहाँ से हेयर फॉल हो रहा है, डायरेक्ट उसी एरिया में इसको इंजेक्ट किया जाता है। ये टैटू रिमूवल। ये आप इंजेक्ट कर रहे हो? हाँ, अभी उस दिन था, ये पेशेंट था। कई सिटिंग्स, इनकी भी सिटिंग्स लगती है जीएफसी पीआरपी ट्रीटमेंट से। बहुत ही पॉपुलर हैं ये ट्रीटमेंट्स। बाकी अदर सिटीज़ में आपके हेयर फॉल के 4th स्टेज के पहले पहले आपको ये सारे ट्रीटमेंट से उसको जितना हो सके बालों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपको जब अगर फ्यूचर में, एक तो आपका एक टाइम निकल जाता है जिस समय पर आपको अपने बालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर आपके मान लीजिए बाल हट भी जाते हैं तो फिर आप तब जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा समय तक स्टे करता है। अदरवाइज अगर आप जैसे सीवियर हेयर फॉल चल रहा है और फिर आपने उसी में हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो फिर वो हेयर फॉल हो जाता है, फिर आपको सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। ये पॉपुलर कुछ चीज़ें थी जो है ना, ये हेयर रिमूव? नहीं, ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट है। ओके, रिंकल्स के लिए? हाँ, ये रिंकल्स के लिए। बोटॉक्स फॉर फोरहेड रिंकल्स। हाँ, तो इनकी एज क्या होगी जो करवा रही हैं? जो करा रही हैं इनकी तो 40 ओके, के अराउंड। हाँ यही कुछ एज रहती है 35 के बाद ना। ये फॉरहेड में, हाँ बढ़िया। ये आई के पास जो रिंकल्स हैं, खत्म। ये लिप के लिए, लिप क्या है मैम? लेजर ट्रीटमेंट है। थैंक यू मैम, हमारे यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू।